उसको देखिए ना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। चलिए आइए अभी चैप्टर मार लेते हैं, पहले 28 नंबर निकालिएगा, इलेक्ट्रिक हीटिंग एंड वेल्डिंग मारते हैं। कल ट्रैक्शन मार अच्छा। लेंगे, परसों आपका ड्राइव, मैंने 3 चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक ना, नहीं तो कल ही ठीक ठीक। खींच लेंगे इसको। ये छोटा छोटा चैप्टर है, ये सब लग रहा है। हाँ वैसे छोटा छोटा है पूरा, इजी है सब। खुल गया था। हाँ देखिए, अभी हम लोगों ने जस्ट पावर सिस्टम ख़त्म किया है। तो पावर सिस्टम में कितना पोर्शन ख़त्म हो गया आपका? सबसे पहले तो जो आपका जनरेटिंग स्टेशन था, जिसमें हम लोग हाँ डिफरेंट डिफरेंट पावर प्लांट को पढ़ते हैं, वो अभी बचा हुआ है, ठीक है। हाँ उसके बाद हम लोगों ने इकोनॉमिक्स ऑफ पावर सिस्टम पढ़ा था 17 नंबर, जिसमें हम लोग को पता चला कि जो भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे उसका कॉस्ट मिनिमम होना चाहिए, ठीक है, समझ गए ना। जी। उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था अंडरग्राउंड केबल शायद से, राइट, और स्विच गियर ऐसा पढ़ा था, ठीक ना भाई। जी। तो अभी पावर सिस्टम जैसे आपका जनरेशन हो गया, ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हो गया, प्रोटेक्शन हो गया, अब हम लोग कहाँ पहुँच रहे हैं? यूटिलाइजेशन में पहुँच रहे हैं, ठीक है। यूटिलाइजेशन कहने का मतलब अब हम लोग के घर तक क्या है, इलेक्ट्रिसिटी आ गया है, ठीक है। अब सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग अब डायरेक्ट तो यूज़ नहीं कर सकते हैं ना। अब यहाँ पे इसको फिर से क्या करना होगा, अपने यूज़ के हिसाब से, ठीक है, अलग अलग डिवाइस लगा करके वो एक तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, ठीक ना भाई। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग अभी यूटिलाइजेशन के बेसिस पे हम लोग दो फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, या फिर कहिए सीधे सीधे एक ही फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, हीटिंग के फॉर्म में, ठीक ना भाई, ओके। और हीटिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, हीट आप किसके लिए यूज़ कर सकते हैं? तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, यानी हम लोग अपने घर में देख रहे हैं, कुकिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कहिए हीटिंग ऑफ बिल्डिंग्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक ना भाई। कुकिंग में जैसे आपका माइक्रोवेव हो गया, फिर इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक केटल आता है, टोस्टर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका हो गया। अब हीटिंग ऑफ बिल्डिंग्स, कहीं कहीं आपका जो डिमांड होगा, जैसे मान लेते हैं सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं भाई, हम लोग जो ब्रिक्स बनाते हैं ना, तो ब्रिक्स क्या होता है आपका, भट्टी होता है ना, तो उसमें हम लोग देखते हैं नीचे में पूरा ईंटा बिछा करके आग लगाते हैं, ठीक है। तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड है ना, क्योंकि वो आपका मैनुअल प्रोसेस हो गया है हीट करने के लिए, ठीक है। अब वहाँ पे क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ कर, जैसे आज के डेट में देखिए जो शमशान घाट होता है ना, जहाँ पे हम लोग लकड़ी जला करके डेड बॉडी को एक तरीके से वो करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, फिर जो भी रिचुअल्स है हमारा उस बेसिस पे। लेकिन अब क्या हो गया है, अब पूरा का पूरा रेजिस्टेंस हीटिंग के बेसिस पे पूरे डेड बॉडी को इलेक्ट्रिकल वे में जलाया जाता है। देखे कभी आप यूट्यूब पे? जी जी। इसको आप एक बार देखिएगा, ठीक ना, यूट्यूब पे देखिएगा, वहाँ पे आपको दिखेगा। तो पूरा पूरा हम लोग आज के डेट में इलेक्ट्रिकल बेसिस वाले हीटिंग पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो ये आपका डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए हो गया। इंडस्ट्रियल पर्पज़ में जैसे आप किसी मेटल को गलाना चाहते हैं, ठीक है, या फिर कहिए जी हीट ट्रीटमेंट, जैसे मैंने आपको बताया था एनीलिंग प्रोसेस। एनीलिंग प्रोसेस क्या होता है कि आप कॉपर को या फिर कहिए आयरन को क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, फिर उसको क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे फिर से ठंडा कर रहे हैं, फिर से गर्म कर रहे हैं, फिर से धीरे धीरे ठंडा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रोसेस होता है एक पर्टिकुलर मेटल को स्ट्रॉन्ग करने का, ठीक ना भाई, उसके जी जी। मैकेनिकल स्ट्रेंथ को एक तरीके से स्ट्रॉन्ग करने का। तो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कर सकते हैं। ड्राइंग, जैसे अभी के डेट में मान लेते हैं आप पेंट करवा रहे हैं अपने घर में, ठीक है, तो देखिएगा वो जो आपका पेंट होता है लोहा पे जो हम लोग करते हैं खासकर, तो काफ़ी टाइम लगता है सूखने के लिए, ठीक ना भाई, समझ गए। जी तो उसको सुखाने के लिए भी हम लोग के पास अलग अलग मेथड होता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल बेसिस पे ही होता है, ठीक है। वेल्डिंग का आपको पता है, वेल्डिंग कुछ नहीं, हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक तरीके से स्पार्क में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक ना भाई, राइट, या फिर कहिए आर्क में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। आर्क कुछ नहीं, आपका क्या होता है, एक गर्मी ही तो है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर में हीटिंग एंड वेल्डिंग यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं हीटिंग के लिए, और हीटिंग से हम लोग का वेल्डिंग भी कर सकते हैं, किसी चीज़ को गर्म भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका एडवांटेज क्या क्या है, तो उसी सबसे पहला एडवांटेज बोलता है इसमें आपका धुआं ये सब नहीं होगा भाई, ठीक है, यानी ये एक तरीके से पॉल्यूशन नहीं करता है, हमारे एटमॉस्फेयर के लिए काफ़ी अच्छा है, ठीक है। सेकंड बोलता है इसमें कोई फ्लू गैसेस सब नहीं निकलता। तो फ्लू गैसेस क्या होता है, जैसे मान लेते हैं आप अभी लकड़ी पे खाना बना रहे हैं, तो लकड़ी से जलाते देखते हैं ऊपर में राख ये सब उड़ते रहता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लू गैस, मतलब दाह के साथ ऊपर में क्या होता है, वो उड़ता है। जैसे अगर आप न्यूज़पेपर अभी जला दीजिएगा ना रूम में, तो देखिएगा बुझने के बाद वो पूरा पूरा काला काला ऊपर उड़ने लगता है, देखें हैं कभी भी, हाँ। वो ऐसा इसलिए होता है भाई, क्योंकि जब आप नीचे ज़मीन पे बैठ करके आग लगाते हैं ना, तो नीचे का
गर्म जो हवा होता है ना आग के कारण, जी। वो लाइट हो जाता है, हल्का हो जाता है, क्योंकि एयर ऊपर क्या उठा। है, वो गैस होता है, तो ऊपर उठ के और साथ में अपने साथ डस्ट है सभी उड़ा लेता है, ठीक ना। तो ये है एक तरीके से, तो वही पावर सिस्टम ये सब में पढ़िएगा ना, खासकर थर्मल पावर प्लांट में, तो ऊपर में आपका प्रिसिपीटर लगाया जाता है, ठीक है। वो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस होता है, तो जो भी कचरा निकलता है ना कोयले को जलाने के बाद, उसको क्या करता है वहाँ पे फिल्टर आउट कर लिया जाता है, ताकि वो एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट ना करे, ठीक ना भाई। उसमें आपका सल्फर ये सब का कंटेंट होता है, तो एक तरीके से कहिए एसिड रेन ये सब जो होगा ना उसके लिए डेंजरस हो जाता है वो। अगला बोलता है बोथ द इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फर्नेस आर मच लेस। सीधी सी बात है, अभी जैसे सिंपल सा एग्जांपल लीजिए ना, अगर आपको अभी ईंटा का भट्टा बनाना है, उतना बड़ा चिमनी बनाना होगा, ठीक है, नीचे में आपको बहुत बड़ा एरिया चाहिए, राइट, कितना ज़्यादा उसमें कॉस्ट लगेगा, ठीक है। लेकिन वही अगर आपको ये पूरा पूरा मान लेते हैं इलेक्ट्रिकल बेसिस पे करना है, तो वहाँ पे आपका क्या है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी कम हो जाएगा और मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ही कम हो जाएगा आपका, ठीक है। जी। ओके, अगला बोलता है ओवरऑल इफिशियंसी जो होता है आपका ज़्यादा अच्छा होता है। इफिशियंसी कैसे आप समझ सकते हैं, जैसे देखिए अभी आप मान लेते हैं आग जला के आप खाना बना रहे हैं, तो जो आपका आग का आँच है ना, वो पूरा पूरा बर्तन पे नहीं पड़ता है, वो ज़्यादातर क्या होता है आसपास के सराउंडिंग में भी फैल जाता है, ठीक ना भाई। या फिर कहिए हवा ऐसा चल रहा है तो वहाँ पे और आपका एफिशिएंसी बहुत कम जाएगा, ठीक है। ओके, लेकिन इलेक्ट्रिक हीटिंग में क्या होता है कि आप इस तरीके से अपने डिवाइस को बना रहे हैं कि पूरा पूरा आँच क्या हो एक तरीके से आपके बर्तन पे ही पड़े, इधर उधर नहीं पड़े, तो सीधी सी बात है आपका एफिशिएंसी अच्छा खासा रहेगा इसमें, ठीक है। अगला बोलता है काफ़ी सिंपल है इसका मॉडल और बहुत ही एक्यूरेट टेम्परेचर तक आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो समझ ही रहे हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस को आप वेरी कीजिएगा या फिर कहीं करंट को वेरी कीजिएगा, तो वहाँ पे आपका टेम्परेचर आपके हिसाब से आपके हाथ में रहेगा वो। लेकिन वही है, मैनुअल हीटिंग में जो आप लकड़ी जला करके कर रहे हैं, तो उसमें क्या एक बार जलना स्टार्ट किया तो फिर वो बुझेगा नहीं, और एक बार बुझ गया तो फिर वो जलेगा नहीं, ठीक है। तो इस तरीके का आपका प्रॉब्लम आता है। उसके बाद है अगेंस्ट ओवर करंट और ओवर हीटिंग ऑटोमेटिक प्रोजेक्शन कैन बी डन ऑटोमेटिकली। देखिए अब क्या बोल रहा है कि मान लेते हैं किसी कारण से ये अगर ज़्यादा गर्म हो जा रहा है, ठीक है, जैसे मैनुअल में क्या होता है आपका आग लग गया मतलब जलना स्टार्ट किया तो बहुत ज़्यादा ही जलने लगेगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि आप एक प्रोटेक्शन भी दे सकते हैं, ठीक ना भाई। जैसे फायर अलार्म देखा है ना आपने, कहीं पे भी अगर स्मोकिंग ये सब होता है ना तो उसको सेंस करके वो पूरा अलार्म बजने लगता है, ठीक है। तो इस तरीके का आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेफ्टी भी एक तरीके से लगा सकते हैं अपने डिवाइस के अंदर में, ताकि कभी भी एक प्री डिटरमाइंड टेम्परेचर से ऊपर जाएगा इसका टेम्परेचर तो वो अलार्म बजेगा और ऑटोमेटिक क्या कर देगा, इसको ट्रिप कर देगा, ठीक है। फिर कहिए जैसे मोटर में कैसे हम लोग थर्मल रिले एक तरीके से यूज़ कर रहे थे, तो मोटर को ओवर हीट होने से बचा रहा था ना, ठीक है। तो इस तरीके का जी। यहाँ जी। पे अगला बोलता है स्पेशल टाइप ऑफ हीटिंग कैन बी डन वेरी एक्यूरेटली बाय इलेक्ट्रिक हीटिंग सिस्टम। देखिए इलेक्ट्रिक हीटिंग से आपका बहुत स्पेशल स्पेशल तरीके का, जैसे डायलेक्ट्रिक हीटिंग पढ़िएगा, रेजिस्टेंस हीटिंग पढ़िएगा, ठीक है ना। तो सभी हम लोग आगे एक तरीके से पढ़ेंगे। ओके, और तो इसमें कुछ है नहीं, ठीक ना। तो इतना सारा आपका एडवांटेज है। उसके बाद और देखिए एक चीज़ और देखिए, एक होता है आपका लो एम्बिएंट टेम्परेचर, ठीक ना भाई। लो एम्बिएंट टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं आप सर्दी के समय में आप लकड़ी से खाना बना रहे हैं, ठीक है। तो सर्दी के समय में चूल्हे के पास बैठना आपके लिए काफ़ी कंफर्टेबल होगा, क्योंकि सराउंडिंग यानी आसपास का जो टेम्परेचर है काफ़ी वहाँ पे डाउन है, ठीक है। सर्दी के समय में तो आप जो भी है खाना वाना बनाना ईजी है, लेकिन बताइए अब गर्मी के समय में कोई आदमी चूल्हा पे बैठ सामने बैठ करके खाना बना सकता है, रोटी से बनाना कितना नहीं नहीं। मतलब बहुत आसपास का जो सराउंडिंग होता है ना वो काफ़ी गर्म हो जाता है, ठीक है, समझ गए। लेकिन वही है कि रेजिस्टेंस हीटिंग में या फिर इलेक्ट्रिक हीटिंग में ये एक तरीके से आपको एहसास नहीं होने देता है। ओके, अगला है इसमें एक और चीज़ आप ऐड कर लीजिए, मोबिलिटी ऑफ द जॉब। मोबिलिटी का मतलब क्या, जैसे मान लेते हैं भाई अभी आप रह रहे हैं इलाहाबाद में, ठीक है। अब इलाहाबाद से आपको जाना है सीधे सीधे गया, ठीक है। अब मान लेते हैं आपके पास मिट्टी वाला चूल्हा है, तो आप उसको ले करके ले जाना ले आना कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, राइट, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि अगर आपको अपना पूरा हीटिंग सिस्टम को एक जगह से दूसरी जगह ले करके जाना है तो ये काफ़ी आसान हो जाता है, ठीक है। तो मोबिलिटी ऑफ जॉब क्या होता है, काफ़ी वो हो जाता है, ठीक है। तो बहुत तरीके का इसमें आपका एडवांटेज होता है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, बोल रहे हैं हीटिंग एलिमेंट। अब सीधी सी बात है, जैसे आप हीटर यूज़ कर रहे हैं घर में या फिर कहिए सिंपल सा जो फिलामेंट बल्ब होता है उसमें क्या होता है, टंगस्टन लगा हुआ ना छोटा सा, राइट, उसी को ना हम लोग फ्यूज ये हीटिंग एलिमेंट बोल रहे हैं। या फिर कहिए नाइक्रोम वायर जो आप यूज़ कर रहे हैं हीटर में, वही आपका क्या है, हीटिंग एलिमेंट, ठीक है। तो ये जो हीटिंग एलिमेंट होता है ना भाई, सबसे पहले कल मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, मे बी अगर आपने देखा होगा स्किन इफेक्ट को लेकर के, ठीक है। सबसे पहले देखिए जो भी हीटिंग एलिमेंट होता है तो उसका जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है वो लो होता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बनेगा आपका, टेम्परेचर कॉफिशिएंट इसलिए लो होना चाहिए
ताकि जैसे आप इमेजिन कीजिए अभी आपने एक 10 रुपये वाला बल्ब फिलामेंट बल्ब ऑन किया है, ठीक ना भाई, वो रात भर से बंद था, अभी जस्ट ऑन कीजिएगा तो क्या हो गया, कुछ समय के बाद उसका फिलामेंट गर्म होगा, राइट। और क्योंकि जी वहाँ पे टंगस्टन यूज़ किया गया है तो मेटल है, तो सीधी सी बात है आपका टेम्परेचर क्या होगा, राइज होगा, ठीक है। और जी टेम्परेचर राइज होगा, और अगर वहाँ पे मान लेते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट अगर अच्छा खासा होता, मतलब हाइयर होता, तो क्या होता आपका जी रेजिस्टेंस चेंज होता है कि नहीं होता, बोलिए हाँ। तो रेजिस्टेंस अगर चेंज हो रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो सीधी सी बात है जो हीटर का पावर है, मतलब जो पावर रेटिंग है भाई, पावर रेटिंग इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो पावर रेटिंग में चेंजिंग आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलिए, समझ रहे बात को, राइट। तो हम लोग वहाँ पे जो भी हीटिंग एलिमेंट यूज़ करते हैं उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट लो होना चाहिए। इसका मतलब क्या कि उसको अगर हम लोग 2 घंटा 4 घंटा भी चला रहे हैं तो उस टेम्परेचर बढ़ने के कारण उसमें रेजिस्टेंस का ज़्यादा वेरिएशन ना देखने को मिले, ठीक ना भाई, ताकि उसका पावर आउटपुट क्या हो, हमेशा कांस्टेंट रहे, ठीक है। तो जितना भी यहाँ पे जो हीटिंग एलिमेंट लिखा है ना, सबसे पहला इसका प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए कि लो टेम्परेचर कोफिशिएंट होना चाहिए। अब जैसे देखिए हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं, निकल एंड क्रोमियम, तो निकल एंड क्रोमियम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नाइक्रोम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बोलिए हाँ। जी जी तो नाइक्रोम को हम लोग ऐसे इसमें लिखा तो नहीं है, लेकिन 850 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग उसको ऑपरेट करते हैं, ठीक ना भाई, नाइक्रोम और क्रोमियम वायर को 850 डिग्री तक लेके जा सकते हैं, ठीक जी है। उसके बाद बोलता है जो आपका एलॉय है, निकल क्रोमियम आयरन, ठीक है, इसका भी कुछ टेम्परेचर होगा शायद से, ये 1150 तक जाता है भाई, ठीक ना। ओके, एक मिनट रुके, मैं देख लेता हूँ, आपको एक्यूरेट बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बनेगा आपका अंदर में। देखिए जो आपका निकल और क्रोमियम होता है ना, हाँ, ये होगा जी आपका निकल क्रोमियम, देखिए निकल क्रोमियम आपका भाई 1150 तक जाता है, ठीक है ना, जो फर्स्ट वाला दिया है 1150, और जो सेकंड वाला जी दिया है निकल क्रोमियम और आयरन, ये इसका जो मिक्सचर होगा इसको हम लोग 850 डिग्री सेल्सियस तक ही रख पाते हैं, ठीक है। अब आ जाइए आगे, और इसमें तो पूरा दिया नहीं है, उसके बाद फिर आपका जैसे मॉलिबेडनम हो गया, ठीक ना, तो मॉलिबेडनम ये सब 1650 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, ठीक है। और सबसे हाई कौन सा होता है हीटिंग एलिमेंट, हाईएस्ट टेम्परेचर, तो टंगस्टन हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक ना, टंगस्टन आपका 2000 डिग्री सेल्सियस तक यूज़ किया जाता है, ओके। मतलब वही है कि उतना हीट करने के बाद भी वो क्या होता है, पिघलता नहीं है, ठीक ना भाई, वो मेटल के फॉर्म में ही बना हुआ रहता है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, तो वही बोल रहा है जो भी हीटिंग एलिमेंट यूज़ करेंगे उसका क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, हीटिंग एलिमेंट समझ गए ना क्या होता है, सो ठीक है। जी जो भी हम लोग वायर यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे जनरेट करने के लिए हीट, तो सबसे पहला बोल रहा है जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होना चाहिए, यानी जो रो का वैल्यू होना चाहिए वो हाई होना चाहिए, ठीक है। और आपको पता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल के मटेरियल ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो नाइक्रोम और जो मतलब जो नाइक्रोम हो गया, मॉलिबेडनम हो गया, ये क्या है आपका, इसका रेजिस्टिविटी बहुत ही हाई होता है, ठीक है। अगला बोलता है मेल्टिंग पॉइंट शुड बी हाई, सीधी सी बात है, हाई होना चाहिए तभी ना वो हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट हो पाएगा। अगला बोलता है मटेरियल ऑफ द हीटिंग एलिमेंट शुड नॉट बी ऑक्सीडाइज एट रिक्वायर्ड टेम्परेचर। देखिए ऑक्सीडाइजेशन का क्या मतलब होता है भाई, जैसे आपने वो हीटर देखा है ना, जैसे मतलब नाइक्रोम वायर यूज़ करते हैं, राइट, तो अब देखिएगा उसको चलाते चलाते ऑपरेट करते करते कुछ समय के बाद वो बीच बीच से टूटने लगता है, देखें है ना। तो जी जब कोई मेटल गर्म होता है, क्योंकि उसको आप 20 दिन से या फिर 25 दिन से रेगुलर आप उस पर खाना बना रहे थे, तो हमेशा क्या हो रहा है, उतने 400 डिग्री सेल्सियस या फिर कहीं 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होकर के आपका वो हीट दे रहा है ना, समझ रहे हैं बात को, ठीक है। तो जब मेटल गर्म होता है तो उसमें एटम क्या होते हैं, एक्सपेंड होते हैं, राइट, ठीक है, समझ गए भाई। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है सिंपल समझिए, बैटरी का आपने पढ़ा है वर्किंग प्रिंसिपल, बैटरी या फिर कहिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे करते हैं इसके बारे जी में। जी देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है भाई कि आप जो हैं एक मान लेते हैं आपके पास लोहे का रिंग है, ठीक ना, लोहे का रिंग है। अब सीधी सी बात है, लोहे के रिंग पे क्या होता है, जंग लग जाएगा, ठीक है। अब इसको आप बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर आप जिंक का लेयर चढ़ाना चाहते हैं, ठीक है ना, समझ गए। तो आप इसको क्या कीजिएगा, एक इलेक्ट्रोड आपका जिंक का होना चाहिए और दूसरा इलेक्ट्रोड क्या होना चाहिए, मतलब इस तरीके से इलेक्ट्रोड का सेटिंग रखते हैं कि जिंक से क्या करे, वो इलेक्ट्रॉन खींचे अपने तरफ, ठीक ना भाई, समझ गए। जी तो सिंपल समझिए, जिंक से जब एक इलेक्ट्रॉन निकलता है ना, फिर ऐसे समझिए, सिंपल समझिए, कोई भी एटम तब तक स्टेबल होता है जब तक उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, बराबर हो, ठीक है। और जी अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो क्या बन जाता है, वो आयोन्स बन जाता है, ठीक ना भाई, समझ गए, राइट। अब समझिए आपके हाथ में एक सिल्वर कॉइन है, ठीक है, चांदी का सिक्का आपके पास, ठीक ना भाई, समझ गए। जी अब ये जो चांदी का सिक्का है ये मान लेते हैं 10 ग्राम का है, तो ये 10 ग्राम का जो भी वजन आ रहा है, ये
बहुत बिलियंस ट्रिलियंस एटम मिल करके ना एक तरीके से बना हुआ है, समझ रहे हैं बात को, राइट। जी अब समझिए कि एक एटम को आप क्या कर रहे हैं, एक एटम जो है सिल्वर का उसको आप आयोन्स बना दे रहे हैं, ठीक है। किसी तरीके से एक एटम का आपने इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो वो क्या होता है, इस चांदी के सिक्के से टूट करके नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर वो यहाँ जी पे बॉन्डेड नहीं रह पाता, ठीक ना भाई, समझ गए। जी तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यही होता है, ठीक ना भाई। तो समझिए जब भी कोई मेटल गर्म किया जाता है तो गर्म होते क्या होता है भाई कि इनके एटॉमिक स्ट्रक्चर पे, आपके एटॉमिक लेवल पे वाइब्रेशन आता है, ठीक है। तो वाइब्रेशन आने के चलते मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन कहीं से निकल गया, ठीक है, बाहर निकल गया, ठीक जी है, जम कर गया एटमॉस्फेयर में। तो वहाँ पे क्या होता है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है ना, मतलब वो एक तरीके से कमज़ोर हो चुका है, ठीक है, समझ गए। क्योंकि वहाँ पे जी एक एटम टूट के बाहर निकल गया, तो हम लोग नेकेड आई से तो देख नहीं सकते हैं ना उस चीज़ को, आप ऐसे समझिए। और उसको फिर रेगुलर आप यूज़ करते 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 रहिएगा ना, तो वो क्या होता है वहाँ से फिर ब्रेक डाउन कर जाता है, ठीक है। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से हो सकता है कुछ समय के बाद और भी क्या हो, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाए, ठीक है। उसके मतलब समझिए कि क्या मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर पे उसका वीकनेस आने लगता है, ठीक है ना भाई, बॉन्डेड नहीं हो रह पाता उतना स्ट्रॉन्ग। तो यही है कि हीटिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए, शुड नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड एट द रिक्वायर्ड टेम्परेचर, मतलब ये। और एक चीज़ समझिए, ये जो इलेक्ट्रॉन निकला भाई नाइक्रोम के वायर से या फिर कहिए सिल्वर के वायर से, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल के गया होगा, एटमॉस्फेयर में जो आपका मिक्सचर ऑफ गैसेस है उसी में ना समा गया होगा कहीं ना कहीं, समझ रहे हैं। या तो एयर में चला गया होगा, फिर नाइट्रोजन में चला गया, मतलब ऑक्सीजन नाइट्रोजन किसी के साथ रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं ऑक्सीडाइजेशन। अगला बोलता है ऑक्सीडाइजेशन का मतलब ये होता है इलेक्ट्रॉन को एक तरीके से लेना देना, ठीक ना भाई। इसमें आपका जी ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक आपका प्रोसेस है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, और इसी बेसिस पे आपका जो वोल्टेइक सेल होता है वो काम करता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी आपका ऑक्सीडेशन पे ही काम करता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे। अगला बोल रहा है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द मटेरियल शुड बी लो। अभी मैंने आपको समझा दिया लो क्यों होना चाहिए, ताकि इसको जब हम लोग हाई टेम्परेचर पे लेके जाएं तो उसमें वेरिएशन रेजिस्टेंस का कम हो, ठीक ना भाई, कम है समझ जी गए। अगला पढ़ते हैं, बोल रहा है मेथड ऑफ टेम्परेचर कंट्रोल। अब सीधी सी बात है, हम लोगों को पता है इलेक्ट्रिकल हीटिंग में एक सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है कि हम लोग टेम्परेचर को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे 4 तरीके का मेथड बताया गया है। सबसे पहला बोला है कि वेरिएबल नंबर ऑफ हीटिंग एलिमेंट। वेरिएबल नंबर ऑफ हीटिंग एलिमेंट कहने का मतलब क्या भाई, मान लेते हैं अभी आपने अपने हीटर में नाइक्रोम का वायर लगाया, ठीक है। तो नाइक्रोम जी अपने हिसाब से गर्मी देगा वहाँ पे, राइट। मान लेते हैं वो 300 डिग्री सेल्सियस तक दे रहा है। अब मान लेते हैं नाइक्रोम वायर को आपने हटा करके वहाँ पे टंगस्टन लगा दिया, तो टंगस्टन अपने हिसाब से देगा गर्मी, ठीक है। उसका फिर मॉलिब्डेनम लगा दिया, समझ रहे हैं, मतलब आपके पास अलग अलग जी तरीके का हीटिंग एलिमेंट है। तो उस बेसिस पे आपको अलग अलग टेम्परेचर मिलेगा। यही चीज़ पीछे में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर आपका निकल और क्रोमियम रहेगा तो वो आपको 1150 तक देगा गर्मी, ठीक है। वही अगर आपका निकल क्रोमियम आयरन रहेगा तो 850 डिग्री सेल्सियस तक देगा, ठीक है, ठीक ना। तो ये आपका हीटिंग एलिमेंट डिपेंड करता है। अगला बोलता है वायरिंग द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। सीधी सी बात है, जैसे मान लेते आपका हीटर है, ठीक है। अब हीटर के सीरीज़ में आप एक वेरिएबल रियोस्टेट लगा दीजिए, ठीक है। तो सीधी सी बात है, आप रेजिस्टेंस को घटा बढ़ा करके क्या कर सकते हैं, आउटपुट को चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बोलिए हाँ। और ऐसा जी क्वेश्चन हम लोगों ने फर्स्ट नंबर चैप्टर में पढ़ा था ना, कि एक हीटर है, हीटर के सीरीज़ में हम लोगों ने एक बल्ब लगा रखा है, ठीक है। तो आपने बोला था ना, एक बार हम लोगों ने क्या किया है, 60 वाट का बल्ब लगाया, फिर सेकंड केस में क्या किया, उसको हटा करके फिर 100 वाट का बल्ब लगा दिया। तो उसमें हीटर का आउटपुट चेंज हो रहा था कि नहीं हो रहा था, बताइए, राइट। होगा तो उसी तरीके से आप कर सकते हैं। अगला बोलता है वेरिंग द ट्रांसफार्मर टैपिंग। सीधी सी बात है, अगर आप इसको मान लेते हैं ट्रांसफार्मर के सहारे लगा रहे हैं तो ट्रांसफार्मर टैपिंग, ट्रांसफार्मर मतलब क्या, आपका ऑटो वेरिएबल ट्रांसफार्मर, ठीक ना भाई, समझ गया। तो आप वहाँ पे जी टैपिंग को चेंज कीजिएगा, आउटपुट वोल्टेज चेंज होगा, आउटपुट वोल्टेज चेंज होता है, यहाँ पे आपको हीटिंग का जो आउटपुट मिल रहा है वो भी चेंज हो जाएगा। अगला बोल रहा है जी सीरीज़ पैरेलल या फिर कहिए सीरीज़ पैरेलल सीरीज। देखिए ये क्या होता है भाई कि जैसे मान लेते हैं अभी सीरीज पैरेलल में होता क्या है ना भाई कि जैसे मान लेते हैं जब तक सीरीज है तब तक करंट सेम आएगा, ठीक है। आगे मान लेते हैं पैरेलल ब्रांच मिल गया ना इसको, तो वहाँ पे करंट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, ठीक है, समझ गया ना। तो सीरीज पैरेलल मतलब समझिए कि आपका ये सीधे सीधे करंट या फिर कहिए वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन है। उस बेसिस पे आपका क्या होगा, हीटर के पास मान लेते हैं अभी आपको करंट कम मिल रहा है तो उस बेसिस पे वो कम एक तरीके से पावर मिल रहा है, तो सीधी सी बात है वो कम ग्लो करेगा, ठीक है। तो कनेक्शन समझ सकते हैं आप क्या बोल रहा हूँ। स्टार डेल्टा फिर आपका 3 फेज के लिए हो जाएगा आपका ये, मतलब 3 फेज अगर आपके पास कोई हीटर है तो उसके लिए, राइट। जी अब हम लोग पढ़ते हैं स्टार में क्या होता है। स्टार में देखिएगा जो लाइन करंट होता है वो फेज करंट के बराबर होता है, ठीक ना। तो उस बेसिस पे आपका जी यहाँ पे कहिए सीरीज सर्किट की तरह बिहेव करेगा पर फेज का जो रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। लेकिन वही वोल्टेज क्या हो जाए, चेंज हो जाएगा। तो इस बेसिस पे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग। तो देखिए इलेक्ट्रिक हीटिंग जो होता है बेसिकली दो तरीके का होता है, ठीक ना भाई। एक तो हो गया आपका डायरेक्ट हीटिंग और एक होता है आपका इनडायरेक्ट हीटिंग, ठीक है।
और इसी में फिर आपका डिफाइन किया जाता है, जैसे आपका लिखा है ना रेजिस्टेंस हीटिंग, तो रेजिस्टेंस हीटिंग पढ़िएगा तो इसमें दो तरीके का आएगा, डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग लिखा है ना पहले में, डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग और जी इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। उसका इंडक्शन हीटिंग पढ़िए तो इसमें भी दो तरीके का, डायरेक्ट इंडक्शन हीटिंग और इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। डायलेक्ट्रिक पढ़िए तो डायलेक्ट्रिक हीटिंग हम लोग यूज़ करते हैं जो भी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है, ठीक ना भाई। जैसे मान लेते हैं आपको जी पिज़्ज़ा पकाना है, केक पकाना है, ठीक है, बर्गर पकाना है, तो ये सब क्या है, या फिर कहीं आपको प्लास्टिक ये क्या बोलते हैं प्लाईवुड गर्म करना है, ठीक है, ये सब के लिए हम लोग डायलेक्ट्रिक हीटिंग यूज़ करते हैं। और इलेक्ट्रिक जी आर्क हीटिंग आप समझ रहे हैं, मतलब वहाँ पे चिंगारी लगेगा, उस बेसिस पे वो गर्मी पैदा करेगा। नेक्स्ट आपका वेल्डिंग, तो वेल्डिंग आपको पता है कि दो आपके पास कोई लोहे का टुकड़ा है, ठीक है, मेटल का टुकड़ा है, उसको आप जोड़ना चाहते हैं, ठीक ना भाई। तो जोड़ने के लिए क्या कीजिएगा आप, जैसे पुराने ज़माने में हम लोग क्या करते थे, कोयला पे उसको गर्म करते थे ना दोनों मेटल पीस को, ठीक है, उसको फिर सटा करके हथौड़ी से क्या किया जाता था, मारा जाता था, ठीक ना भाई, समझ गए। और मारते मारते फिर क्या होता है, जुड़ जाता था वो, ठीक है। तो इस तरीके के वेल्डिंग को हम लोग बोलते हैं प्रेशराइज्ड वेल्डिंग, ठीक ना भाई, यानी इस पर हम लोग प्रेशर डालना पड़ता है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं जी दो लोहे का छड़ है, ठीक है, और दोनों को आप गर्म कीजिए, दोनों दो छड़ है ना, दोनों का जो एक एक एंड होगा उसको गर्म कीजिए, ठीक है। और गर्म करने के बाद जब वो अच्छा खासा टेम्परेचर पकड़ दे, दोनों को सटा के हथौड़ी से मारिएगा तो क्या होगा, वेल्ड हो जाता है, ठीक ना भाई। तो इसको बोलते हैं प्रेशराइज्ड वेल्डिंग, ठीक है। और एक होता है नॉन प्रेशराइज्ड वेल्डिंग। तो वेल्डिंग का डेफिनेशन बस यही है कि अगर आपके पास दो मेटल्स हैं, ठीक है, मेटल के टुकड़े हैं, उसको जोड़ना होगा तो उसको गर्म करके फिर क्या करते हैं हम लोग, मारते हैं। किसी में सोल्डर का ज़रूरत होता है, किसी में नहीं होता है, ठीक ना। और किसी में प्रेशर का भी ज़रूरत होता है, किसी में प्रेशर का नहीं ज़रूरत होता। वेल्डिंग का मतलब दो पीस को जोड़ना बस। तो वही लिखा हुआ है, पहला प्रेशराइज्ड वेल्डिंग यानी आपको प्रेशर लगाना पड़ेगा, और दूसरा है फ्यूज़न वेल्डिंग। फ्यूज़न वेल्डिंग का मतलब ये होता है भाई कि यहाँ पे आपका प्रेशराइज्ड मतलब प्रेशर नहीं लगाना। फ्यूज़न का मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं आपके पास दो लोहे का टुकड़ा है, ठीक है। थर्मिट वेल्डिंग कभी करते हुए देखा आपने, जो रेलवे ट्रैक पे किया जाता है, देखे हैं कभी आप, पटरी का जो करता है, नहीं नहीं किए। सर, पटरी अच्छा कोई बनाते हुए तो नहीं देखे। कोई नहीं। तो देखिए इसमें होता क्या, सिंपल समझिए। जैसे मान लेते हैं आपने अपने गैस पे कढ़ाई गरम किया, ठीक है, समझ गए, हाँ और उसमें आपने डाल दिया है मान लेते हैं पूरा पूरा कॉपर डाल दिया, ठीक है ना भाई, समझ गए, आधा केजी कॉपर डाल दिया, उसको इतना गर्म कर रहे हैं कि क्या हो जाए, एक तरीके पिघल जाए पूरा पूरा, मतलब लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, राइट। जी अब आपके पास मान लेते हैं दो टुकड़ा है मेटल का, ठीक ना, और दोनों टुकड़े को हाँ क्या कि जहाँ से जोड़ना है ना वहाँ पे सटा दीजिए। और जो आपका खौलता हुआ मतलब वो जो है ना मॉल्टन कॉपर का मतलब का ये मॉल्टन लिक्विड, ठीक है, उसको ला करके उस जॉइंट पे गिरा दीजिए हल्का सा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये मॉल्टन जब मतलब जैसे लावा कैसे होता है भाई, लावा जब चट्टान में जब रूपांतरित हो जाता है, जैसे मान जी लेते हैं पृथ्वी जो है नीचे से लावा निकला, ठीक है, तो वो लावा क्या होता है, जब समय के साथ ठंडा होता है ना तो वो चट्टान का हाँ, रूप ले लेता है, ठीक है, समझ गए बात को। जी तो बताइए वो लावा जहाँ जहाँ गिरेगा वहाँ वहाँ पूरा सॉलिड चट्टान बना देगा कि नहीं बना देगा, बोलिए हाँ। बना देगा। तो इसी तरीके से आपका अगर मान लेते हैं दो टुकड़ा जोड़ना है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, उस मॉल्टेन मेटल के लिक्विड को वहाँ पे हल्का सा गिरा देंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो वेल्ड हो जाएगा, ठीक है। उसका फिर ग्राइंडर ये सब लगा करके वहाँ पे पूरा हम लोग क्या करते हैं, फिनिशिंग दे देते हैं। ओके, तो उसको बोलते हैं हम लोग फ्यूज़न वेल्डिंग, ठीक है। इसमें हम लोग प्रेशर ये सब लगाने, हथौड़ी ये सब चलाने कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। हाँ ओके, अगला बोलते हैं वेल्डिंग्स मेथड। तो देखिए वेल्डिंग मेथड्स में दो तरीके का वेल्डिंग होता है बेसिकली, रेजिस्टेंस वेल्डिंग और आपका आर्क वेल्डिंग, ठीक है। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग मतलब क्या, आपका जहाँ पे जोड़ना होगा ना दोनों मेटल के टुकड़े को, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, समझिए, अब फोटो तो अभी मैंने भेजा नहीं, वहाँ समझिए भाई, ऐसे समझिए, दोनों हाथ को आप सटाइए, ठीक है, दोनों हाथ को आप जी सटाइए, ठीक है। ये जी समझिए दो मेटल का टुकड़ा है, ठीक है, अब दोनों को जोड़ना है, ये कैसे जोड़ना है, रेजिस्टेंस मेथड के थ्रू जोड़ना है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, एक तार जो होगा आपके लेफ्ट हैंड में बंधेगा, ठीक है, समझ रहे सर्किट का, जी ठीक है। मान लेते हैं आपका एक बैटरी है, ठीक है, तो बैटरी से जो आपका पॉजिटिव तार आ रहा है वो लेफ्ट हैंड में बांधिए, कलाई के पास, ठीक है, जहाँ पे हम लोग घड़ी बांधते हैं, ठीक है, उसमें बांधिए। और दूसरा जो आपका पॉजिटिव वाला तार है वो आपका राइट हैंड का जो कलाई है उसमें बंधेगा, ठीक है, समझ गए। और ये दोनों तार क्या है, पीछे बैटरी से जुड़ा हुआ है, राइट। तो जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा तो करंट क्या होगा, आपके लेफ्ट ये राइट हैंड से घुसेगा, क्योंकि पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, तो राइट हैंड से होते हुए इस जॉइंट से होते हुए फिर आपके लेफ्ट हैंड से निकल जाएगा, ठीक है, समझ गए बात को क्या बोल रहा हूँ। हाँ, तो जी अब जैसे मान लेते हैं ये लोहे का टुकड़ा है, तो लोहे के पास एक रेजिस्टेंस नहीं ना होता भाई इतना कि इसके अंदर जब आई स्क्वायर आर लो से उतना गर्मी पैदा करे, राइट। तो इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, फिलिंग पाउडर छिड़कते हैं, ठीक है। वो पाउडर क्या होता है, बहुत ही हाईली रेजिस्टिव होता है, ठीक है। यानी जहाँ पे आपको जोड़ना है ना वहाँ का रेजिस्टेंस हम लोग उस पाउडर को डाल करके छिड़क करके बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो जब इसके अंदर से करंट फ्लो होता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करता है, और ये दोनों फिर क्या हो जाएगा, इतना हीट हो जाएगा कि आपस में
जुड़ जाता है। समझ गया रेजिस्टेंस हीटिंग क्या होता है सो, राइट। तो इसी तरीके से इसमें आपका टोटल 5 तरीके का वेल्डिंग पढ़ना था, जैसे बुट वेल्डिंग हो गया, स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, फ्लैश वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग। क्लियर हुआ? जी तो इसको हम लोग टाइप्स को छोड़ देते हैं, बस समझिए रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या होता है समझ गए। आर्क वेल्डिंग आपको पता है, आप वही है दो, जैसे आपका एक बैटरी है, ठीक है, बैटरी से एक पॉजिटिव और एक आपका नेगेटिव आ रहा है ना तार, ठीक है। जी अब अगर मान लेते हैं दोनों कंडक्टर को, पॉजिटिव और नेगेटिव को बहुत करीब लेकर के आ जाइएगा और उनके बीच में हल्का सा गैप रहेगा, तो सीधी सी बात है स्पार्क लगेगा कि नहीं लगेगा, बोलिए, सर्किट ब्रेकर वाला लग कॉन्सेप्ट याद जाएगा। कीजिए, ठीक है। तो वही होता है आपका आर्क वेल्डिंग, ठीक ना। लेकिन समझिए, आपको मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे ये डायरेक्ट कॉपर के वायर से चिंगारी बनते रहेगा हमेशा, तो भाई ये आपका तार जो होगा हमेशा पिघलते चला जाएगा ना, हमेशा छीलना पड़ेगा आपको, समझ रहे बात को, जी राइट। जी कैसे हम लोग सर्किट ब्रेकर में आपका टंगस्टन और कॉपर का एलॉय यूज़ कर चलो रहे थे, यूज करते मतलब थे। इलेक्ट्रोड जिसको प्लेट्स बोल रहे थे, कॉन्टेक्ट प्लेट्स बोल रहे थे, ठीक है। जी तो यहाँ पे फिर हम लोग उसी के लिए हम लोग इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ठीक ना। इलेक्ट्रोड मतलब क्या, कि जो आपका मेन तार आ रहा है ना बैटरी से या फिर कहीं आपके ट्रांसफार्मर से, उसको हम लोग क्या करते हैं, पहले इलेक्ट्रोड से जोड़ते हैं। वो इलेक्ट्रोड क्या होना चाहिए, वो हाईली रेजिस्टिव होना चाहिए, ठीक है, समझ गए ना, ताकि जब वहाँ पे चिंगारी लगे तो ये कभी भी अपने आप को मेल्ट ना पिघल कर रहा सकें, हाँ पिघले नहीं, है। ठीक है। तो ये मेटल आर्क, तो इसमें आपका अलग अलग तरीके का होता है, मेटल आर्क, कार्बन आर्क, हीलियम और आर्गन, उसके बाद फिर एटॉमिक हाइड्रोजन, ठीक ना। तो आर्क वेल्डिंग कैसा होगा, आर्क वेल्डिंग आपका हमेशा नॉन प्रेशराइज्ड होता है, इसमें प्रेशर लगाने का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक ना भाई। अब आपका रेजिस्टेंस वेल्डिंग, तो देखिए वही लिखा हुआ है, इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग करंट इज पास थ्रू द ज्वाइंट, ज्वाइंट के थ्रू पास किया जाता है, जिसको हम लोग को वेल्ड करना है, और वहाँ पे आपका रेजिस्टेंस के चलते गर्मी पैदा होता है, ठीक है, और उसके चलते वहाँ पे दोनों फ्यूज़ हो जाता है, मतलब पिघल जाता है और जुड़ जाता है, ठीक है। अगला है आर्क वेल्डिंग, तो आर्क वेल्डिंग में आपको पता है, इसमें आपका मतलब वही है भाई जो मैंने आपको समझाया, दो इलेक्ट्रोड के बीच में आपका आर्क जो है लगता है, ठीक ना, समझ गया, और फिर वो वेल्ड करता है उसको। और ये आर्क वेल्डिंग ये सब देखे होंगे ना, जो लोहार ये सब होते हैं वहाँ पे देखे हैं जी ना। जी हाँ, तो वही आर्क वेल्डिंग, और क्या। अगला है, अब समझिए, अब जो हम लोग का वेल्डिंग होगा ना भाई, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग इलेक्ट्रिक हीटिंग, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग पढ़ रहे हैं, तो सीधी सी बात है, हम लोग का जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम है, इधर से बाहर निकल जाइए, ठीक है, अब आ जाइए सीधे सीधे कहाँ, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाइए, ठीक है। तो जी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरीके का होता है सप्लाई सिस्टम की बेसिस पे, दो तरीके का, एक डीसी सिस्टम और एक एसी सिस्टम, ठीक है। अब मान लेते हैं मेरे घर में डीसी सिस्टम आ रहा है, तो सीधी सी बात है, मैं हीटिंग या फिर वेल्डिंग किस बेसिस पे करूँगा, डीसी पे करूँगा, ठीक है। आपके घर में एसी आ रहा है, तो सीधी सी बात आपको किस पे रखना पड़ेगा, एसी पे, ठीक है। तो ये है कि हीटिंग जो होता है या फिर कि वेल्डिंग जो होता है दो तरीके का होता है, ठीक ना भाई, एक तो आपका डीसी बेसिस और एक आपका एसी बेसिस, ठीक है। अब समझिए, अगर आपको एसी चाहिए तो एसी के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको घर में ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा, राइट, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे वेल्डिंग करने के लिए बहुत हैवी करंट चाहिए होता है भाई, ठीक है, समझ गए बात को, क्योंकि आई स्क्वायर आर लॉस के चलते ही ना वहाँ पे गर्मी पैदा हो रहा है हीटिंग में, देखिए, ठीक है, समझ रहे हैं, हीटिंग मतलब क्या, आई स्क्वायर आर लॉस, ठीक है। तो करंट का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, अप्रॉक्स 100 एम्पियर तक करंट चाहिए होता है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगाना होगा, और ट्रांसफार्मर को इस तरीके से, उसका जो टर्न रेशियो इस तरीके से रखना पड़ेगा कि करंट आउटपुट में क्या मिलेगा आपको, एक्स्ट्रा मिले, मैक्सिमम मिले, ठीक है। तो वही देखते हैं ना, उनके पास हमेशा एक छोटा सा ट्रांसफार्मर रहता है, देखे है ना, येलो कलर का जी भी जी रेड सर कलर का देखा है होता है, सर ठीक है, देखा वो है सर। ट्रांसफार्मर, हाँ। तो एसी में हम लोग को एक ट्रांसफार्मर चाहिए, वही अगर डीसी सिस्टम पे अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीटिंग वेल्डिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एमजी सेट का यूज़ करते हैं, ठीक ना भाई। क्योंकि देखिए, आपको पता है प्रैक्टिकल लाइफ में इंडस्ट्रियल लोड हो या फिर डोमेस्टिक लोड हो, हर जगह तो आपका एसी ही आ रहा है ना, समझ रहे बात को। तो एसी को पहले क्या करना पड़ेगा, डीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो डीसी को कन्वर्ट करना मतलब क्या, एमजी सेट यूज़ करना पड़ेगा। एमजी सेट करने का मतलब क्या, आपको मोटर एक है इंडक्शन मोटर रखना पड़ेगा। इंडक्शन मोटर को आप सबसे पहले क्या दीजिए, एसी सप्लाई दे दीजिए, ठीक है। आउटपुट में वो आपको क्या दे दे रहा है, मैकेनिकल एनर्जी, यानी रोटेशन वाला एनर्जी दे दे रहा है, ठीक है। उसके आगे में फिर आप अपना डीसी जनरेटर लगा लीजिए, वो डीसी जनरेटर को क्या दे देगा, इनपुट दे देगा, और डीसी जनरेटर फिर जब घूमेगा तो आउटपुट में क्या मिल जाएगा आपको, डीसी पावर मिल जाएगा, ठीक है, समझ गए ना। तो वही है पहला, डीसी इक्विपमेंट में क्या चाहिए हम लोग को, एमजी सेटअप। सीधी सी बात है, यहाँ पे देखिए ये आपका महंगा हो जाता है, क्यों महंगा होगा, क्योंकि यहाँ पे दो मशीन यूज़ किया रहा है, मोटर भी और जनरेटर भी, ठीक है। तो सीधी सी बात है, आपका काफ़ी कॉस्टली हो जाता है डीसी सिस्टम, ठीक जी है। और एसी सिस्टम में आपको फिर जैसे आपका ये सिंगल ट्रांसफार्मर, ऑपरेटर हाँ टाइप। ट्रांसफार्मर एक तरीके से लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमेशा एसी जो है सस्ता पड़ता है एज़ कम्पेयर टू डीसी के मुकाबले। और उसके बाद फिर इंजन इंजन ड्रिवन इक्विपमेंट वैन मेन सप्लाई इज़ नॉट अवेलेबल, सीधी सी बात है, अब आपके पास भाई एसी वहाँ पे है ही नहीं, ठीक है, यानी आप इंडक्शन मोटर चला नहीं सकते हैं, इसका मतलब क्या, आपको वहाँ पे फिर एक प्राइम मूवर चाहिए, ठीक ना, जो डीजल इंजन हो सकता है ज़्यादातर, ठीक है। तो वही है, फिर वो डीसी जनरेटर को घुमाया जाएगा, उसके बाद फिर आपको आउटपुट में डीसी मिलेगा।
राइट। तो इतने तरीके का आपने यहाँ पे सीधे सीधे पढ़ा। अब हम लोग यहाँ से डायरेक्ट MCQ स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एडवांटेज ऑफ हीटिंग बाय इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें ऑल ऑफ देव हो जाएगा, तुरंत ऑपरेट हो जाता है। कोई क्यूकर ऑपरेशन कहना मतलब क्या, अभी जैसे मान लेते हैं आपको बोलेगा लकड़ी जला करके चाय बनाने के लिए, ठीक है, तो काफ़ी टाइम टेकन होता है ना, लेकिन इसमें क्या है, बटन दबाइए आपका वहाँ पे स्टार्टिंग हो गया एक तरीके से कुकिंग, राइट, सब हो जाएगा इसमें। अगला बोलता है डैश हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। देखिए थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, जैसे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है, मतलब कंडक्टेंस के बारे में, ठीक ना भाई, कंडक्टेंस हाई है किसी भी वायर का, इसका मतलब क्या, वो गुड कंडक्टर है, किस चीज़ का, इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसी तरीके से थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है भाई, कि इसमें आपका जो हीट ट्रांसफ़र होगा ना वो बहुत जल्दी हो जाएगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे लकड़ी है, लकड़ी का बेंच है और एक आपका मान लेते हैं स्टील का बेंच है, तो सर्दी के समय में कौन सबसे ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, बोलिए, स्टील वाला, राइट, क्योंकि स्टील ठंडा क्यों हो जा रहा है, क्योंकि उसके पास ज़्यादा मतलब टेम्परेचर डिफरेंस के हिसाब से उसके अंदर ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। लेकिन लकड़ी क्या है, एक तरीके से बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है। क्यों, इसीलिए हम लोग उसको क्या करते हैं, खाने के बर्तन में हम लोग जैसे प्रेशर कुकर है तो वहाँ पे देखते हैं ना, या तो वुडन का रहेगा या तो फिर कहीं जो प्लास्टिक होता है उसको हम लोग लगाते हैं, राइट। अगला है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग हीटिंग मेथड हैज़ मैक्सिमम पावर फैक्टर। देखिए पावर फैक्टर सबसे बेस्ट किसको माना जाता है, यूनिटी, ठीक है। तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हीटिंग हो जाएगा, ठीक है। और डायलेक्ट्रिक हीटिंग बोलेगा तो उसमें आपका लीडिंग पावर फैक्टर होता है, क्योंकि ये पूरा पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक बेस पे होता है, मतलब इसमें आपका डायलेक्ट्रिक लॉस होता है भाई, ठीक ना, समझ गए। और डायलेक्ट्रिक लॉस कहाँ होता है, कैपेसिटेंस के अंदर होता है, ठीक है। लीडिंग हो जाएगा सर ये हाँ ना। तो वही ये लीडिंग हो जाएगा, लीडिंग पावर फैक्टर डायलेक्ट्रिक हीटिंग में होता है। अगला बोलता है डैश इज यूज फॉर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। तो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल हम लोग डायलेक्ट्रिक हीटिंग यूज़ करते हैं, बताया था मैंने आपको, जैसे केक बनाना है आपको, ठीक है, प्लाईवुड गर्म करना है, ठीक है, कुछ भी जो नॉन कंडक्टिंग, हाँ, डाइलेक्ट्रिक। डायरेक्टली हीटिंग हो जाए। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ हीटिंग इज़ नॉट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी। तो इसमें इलेक्ट्रिक हीटिंग मार दीजिए, फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है। बोल रहा है व्हेन अ बॉडी रिफ्लेक्ट इंटायर रेडिएशन, तो इसमें वाइट बॉडी मारिए, सारा का सारा रिफ्लेक्ट कर जा रहा है, ठीक है, राइट। तो ये तो आपको पता हो, सिंपल सा क्वेश्चन है, ओके। अगला बोलता है फॉर ट्रांसमिशन ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, तो टेम्परेचर डिफरेंस दोनों का अलग अलग होना चाहिए, तो ये फॉर एप्पल हो जाएगा। बोल रहा है हीट ट्रांसफर बाय हीट ट्रांसफर बाय कंडीशन विल नॉट अकर, कंडीशन नहीं होना चाहिए पे, कंडक्शन होना चाहिए, ठीक ना भाई, ओके। इसका आंसर क्या है, टेम्परेचर ऑफ द टू बॉडी आर आइडेंटिकल, डी फॉर डॉग मारिए ना, ये इसमें आपका कभी भी हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक ना भाई, समझ गए। हीट ट्रांसफ़र होने का एक ही कंडीशन है कि ये सिर्फ और सिर्फ वहीं जाएगा जहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस दोनों बॉडी का अलग अलग है, ठीक है, डी फॉर डॉग हो जाएगा। अब समझिए, और एक देखिए एक साइंस का क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है, इसका जवाब दीजिएगा। मान लेते हैं, और ऐसा क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम में, मान लेते हैं आपके पास 2 गिलास है, ठीक ना भाई, दोनों गिलास में दूध है। एक गिलास का टेम्परेचर जो है दूध का मान लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, समझ गए। तो अभी ये 100 डिग्री से ये 90 डिग्री सेल्सियस तक आने में 10 मिनट का समय लेता है, ठीक है, समझ गए। अब आते हैं दूसरे गिलास पे, दूसरे गिलास का जो टेम्परेचर है दूध का वो ऑलरेडी अभी है 80 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। अब 80 डिग्री से इसको 70 डिग्री सेल्सियस पे आने में कितना समय लगेगा, 10 मिनट से ज़्यादा लगेगा, 10 मिनट के बराबर लगेगा, 10 मिनट से कम लगेगा, बताइए। तो 10 मिनट से कम लगेगा। क्यों, बताइए क्यों। क्योंकि सर, क्योंकि ये जो ज्यादा टेम्परेचर होता है तो उसके लिए गुप्त ऊष्मा होती है, लेटेंट हीट जिसको बोलते देखिए ऐसे नहीं होता है, समझिए इसको, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपका समय ज़्यादा लगेगा, 10 मिनट से ज़्यादा समय लगेगा, ठीक ना भाई, समझिए कैसे होता है। सबसे पहले समझिए वो ग्लास रखा हुआ कहाँ है, अभी जिस टेबल पे आप बैठे हैं वहाँ पे समझिए 2 ग्लास रखा हुआ है, ठीक है, इमेजिन कर लीजिए। एक गिलास का जो टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस पे है, दूसरे का कितने पे है, 80 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, राइट। हैं। तो अभी यहाँ पे भाई सबसे ज़्यादा मैटर करता है आपके सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, ठीक है। सराउंडिंग का टेम्परेचर कहने का मतलब क्या, जैसे मान लेते हैं अभी सर्दी का टाइम है, इमेजिन कीजिए सर्दी का टाइम है, ठीक है, सर्दी का टाइम मतलब कि आपके रूम का टेम्परेचर मान लेते हैं 10 डिग्री सेल्सियस अभी, राइट। तो क्योंकि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया ना, वो 10 डिग्री पे है एक तरीके से, और दूध कितने पे रखा हुआ है, 80 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है, फिर कहिए दूसरे गिलास के लिए 100 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है, राइट, समझ गए बात को, ठीक है। अब समझिए ये हीट डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा ना आपका, वहाँ पे उतना ही जल्दी जल्दी हीट निकलते जाता है, ठीक है, समझ गए। तो समझिए ये जो 100 डिग्री सेल्सियस पे है भाई, और आपका एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कितना है 10 डिग्री, हीट डिफरेंस कितना हुआ यहाँ पे 90 डिग्री का डिफरेंस आ गया, राइट।
तो यहाँ पे अगर 100 डिग्री से इसको 90 डिग्री सेल्सियस पे आने पे 10 मिनट समय लगेगा ना। अब आते हैं सेकंड केस में। सेकंड केस पे कितना है, 80 डिग्री पे दूध है आपका, ठीक है, सराउंडिंग कितने पे है 10, तो डिफरेंस कितना हुआ आपका 70 डिग्री का हुआ कि नहीं हुआ टेम्परेचर डिफरेंस, जी राइट। तो यहाँ पे अब इसको 80 डिग्री से अगर 70 डिग्री पे आना होगा ना, तो हमेशा 10 मिनट का ज़्यादा समय लगेगा। ये समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ सब, जी ठीक जी, है। मैं समझ गया, हाँ बिल्कुल क्लियर हो हाँ, गया। तो इस तरीके से आपको सोचना होता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है। तो वही ये टेम्परेचर डिफरेंस होना जरूरी है, तभी वहाँ पे हीट डिफरेंस मतलब हीट ट्रांसफर होता है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ही जल्दी जल्दी हीट ट्रांसफर होता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं 28 का 10, ठीक है। बोलता है परफेक्ट ब्लैक बॉडी किसको बोलते हैं, तो इसमें हमारे बीफो बॉल सारे रेडिएशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। अगला बोलता है हीट इज ट्रांसफर साइमल्टेनियसली बाय कंडीशन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो इसमें बॉयलर मारिए, बॉयलर के अंदर होता है, ठीक है। बॉयलर कहने का मतलब सीधे सीधा आप समझिए प्रेशर कुकर, ठीक ना भाई। तो प्रेशर कुकर को आप गैस पे चढ़ा दिए हैं और उसमें एक तरीके से आप क्या कर रहे हैं, नॉब को ऑन करके, तो वहाँ पे कंडक्शन के थ्रू भी होगा, रेडिएशन के थ्रू भी होगा और कन्वेक्शन के थ्रू होता है, तीनों तरीके से होता है। लेकिन ये प्रेशर कुकर का यहाँ पे एग्जाम्पल बैठेगा नहीं। देखिए जो हम लोग का थर्मल पावर प्लांट में बॉयलर होता है ना भाई, वो बॉयलर एक तरीके से, देखिए कुकर क्या है, कुकर तो आपका जैसे उतार लीजिएगा गैस से तो आपका एक अलग ही वो चीज़ हो गया, बर्तन हो गया, ठीक है। लेकिन थर्मल जी पावर प्लांट में जो बॉयलर होता है ना, वो सारा का सारा एक ही चीज़ पे बनाया हुआ रहता है, उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं। नीचे में आपका जो भट्टी होता है ना, जिसमें हम लोग आग जलाते हैं, वो भी उसी में एक तरीके से इनबिल्ट होता है, ठीक है। ऊपर में बॉयलर है, वो भी उसी पे रखा हुआ रहता है, ठीक है। समझ गया ना। तो समझिए सिर्फ बॉयलर में आपका ये तीनों वे में हीट ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। इनसाइड बॉयलर फर्नेस। हाँ हाँ, ए फॉर एप्पल होगा। बॉयलर फर्नेस मतलब इनसाइड बॉयलर फर्नेस मतलब नीचे वाला जो आपका है, ठीक है। समझ गए। देखिए किसी भी चीज़ को आप इमेजिनेशन नहीं कर पाइएगा ना भाई, बॉयलर जैसे आपने नहीं देखा है तो फिर उसको। बॉयलर का पावर प्लांट में देखे हैं। हाँ, तो बॉयलर के नीचे में ही आपका क्या होता है, पूरा पूरा वो चैम्बर बना होता है, हीटिंग चैम्बर, ठीक ना भाई, समझ गए जी उसमें। सर बिल्कुल। हाँ तो वही है। ओके, इसमें आपका देखिए कंडक्शन, रेडिएशन और कन्वेक्शन, ये क्या होता है आपको पता होना चाहिए। रेडिएशन मतलब क्या, आप बिना कोई कांटेक्ट के हीट को एक तरीके से एक जगह से जी दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जैसे हाँ, सनलाइट जो है आपका आ रहा है धरती तक गर्मी, ठीक है। या फिर कहिए सर्दी के समय आप आग जला के हाथ वाथ सेकते हैं, तो दूर से सेक रहे हैं ना, तो दूर से गर्मी आपके पास पहुंच रहा है, वो कैसे आ रहा है, रेडिएशन के थ्रू आता है, रेडिएशन। ठीक है। कंडक्शन मतलब समझ रहे हैं कि वहाँ पे कांटेक्ट हो जाएगा हीटिंग एलिमेंट और जी जो आपका जो भी है जिसको गर्म करना चाहते हैं उनके बीच में हमेशा कंडक्शन बना रहेगा। कॉन्वेक्शन हम लोग लिक्विड या फिर गैसेस के कम लिए वहाँ यूज़ में। करते हैं, ठीक ना। जी उसमें क्या होता है, जैसे पानी गर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो पानी गर्म होगा, इसमें क्या होता है कि नीचे वाला तली में जो पानी बैठा हुआ है ना अभी, वो पहले गर्म हाँ, होगा, ठीक है। जब गर्म होता है तो हर एक चीज़ क्या होता है, जब कोई गर्म हो रहा है तो एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब क्या, उसके बीच में एटम क्या हो रहा है, दूर दूर भाग रहा है, ठीक ना भाई। तो दूर दूर भाग रहा है मतलब क्या, हल्का हो रहा है, समझ रहे बात को, तो ऊपर उड़ जाता है। और जो ऊपर में ठंडा पानी था फिर वो नीचे आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपका ये जी प्रोसेस चलते रहता है। अगला पढ़ते हैं द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग द री एंट्री ऑफ सैटेलाइट एंड मिसाइल। इसको हम लोग एब्लेशन बोलते हैं भाई, ठीक ना। ए फॉर एप्पल मारिए। देखिए ये आपका टेक्निकल टर्म है। जैसे होता क्या है कि आप अंतरिक्ष में जाइएगा ना, तो अंतरिक्ष से जी अगर आपको फिर से अपने एटमॉस्फेयर में आना होगा, तो उन लोगों का जो स्पेस क्राफ्ट होता है नॉर्मल स्पेस क्राफ्ट नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि जी आपका काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड है ना वहाँ पे, ठीक है। और हाई स्पीड क्यों दिया जाता है बता सकते हैं आप। जैसे कोई भी रॉकेट को अगर हम लॉन्च करें, आपको पता ना एस्केप वेलोसिटी जो आपका 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। मतलब इतना आपको चाहिए तभी आप क्या कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकल प्लान सकते हैं। हाँ ग्रेविटेशन फोर्स को पार कर हाँ लेंगे, हाँ, प्लान तो सोचिए उतना एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर, सोच रहे हैं आँख आँख झपक रहे हैं आप एक तरीके से, कहाँ 11 किलोमीटर सोच लीजिए आपके इलाहाबाद से कोई उधर बहुत आसपास दूर का है। जो जो भी है लोकेशन, समझ रहे हैं। तो उतना हाई स्पीड में, अब सीधी सी बात है, आपके एटमॉस्फेयर में क्या होता है, छोटा छोटा कण होता है, ठीक ना भाई। फिर कहीं एटमॉस्फेयर का मतलब ये होता है मिक्सचर ऑफ गैसेस वहाँ पे हैं, ठीक है। और मिक्सचर ऑफ गैस मतलब क्या, वहाँ पे छोटे छोटे एटम्स हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जी क्या होता है, जब ये क्या बोलते हैं, जब आपका स्पेस शटल अंदर आएगा ना, फिर बाहर निकलेगा, तो सीधी सी बात में बहुत गर्मी पैदा होता है, ठीक ना भाई, समझ गए। तो उस गर्मी को मतलब वो जो भी स्पेस क्राफ्ट है उसको क्या करना चाहिए, हैंडल करना चाहिए ना, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जी आपका है, तो इसका एब्लेशन बोलते हैं, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिए। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, तो सॉलिड आइस हो जाएगा, क्योंकि आप इसको फिर से उसी तरीके से इमेजिन कीजिए। आप अभी बैठे हैं रूम में, ठीक है, आपके पास ये सब है, पानी है एक कटोरे में, एक कटोरे में भाप है, एक कटोरे में आइस है, पिघला हुआ आइस है, ठीक है, वो एक में सॉलिड आइस है। और आपके सराउंडिंग का आप एटमॉस्फेयर इमेजिन कीजिए, ठीक है। आपके रूम का टेम्परेचर मान लेता है अभी 35 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब बताइए किसमें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस आएगा भाई, बोलिए। क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा उसमें क्या होगा, हीट का कंडक्टिंग प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। तो सॉलिड आइस में जी सबसे ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, बोलिए, क्योंकि सॉलिड आइस जी सबसे सर। ठंडा होगा, ठीक है। जी ओके, जी अगला बोलता है इंडक्शन हीटिंग प्रोसेस इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे, डी फॉर डॉग। और इंडक्शन हीटिंग में सिंपल क्या होता है, जो आपका
हिस्टेरिसिस लॉस और ईडी करंट लॉस होता है ना भाई, उस बेसिस पे होता है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए हिस्टेरिसिस डायरेक्टली प्रोपोर्शन जो होता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर होता है, एडी करंट जो होता है आपका डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के ऊपर होता है, ठीक है। या फिर कहिए सीधे सीधे इंडक्शन मतलब क्या, एसी, एसी मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ही ज़्यादा आपका एडी करंट और हिस्टेरिसिस लॉस होगा उस मटेरियल के अंदर जिसको आप गर्म करना चाहते हैं, ठीक है। ओके, तो इसको बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलेटिंग मटेरियल सुटेबल फॉर लो टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर पे किसको हम लोग यूज़ करेंगे, तो उसका बी फॉर बॉल मारिए, डाइटोमैसियस अर्थ, ये मतलब एक भाई मटेरियल पाया जाता है अर्थ पे, ठीक ना, लो टेम्परेचर के लिए इसको यूज़ करते हैं। अगला बोल रहा है नॉन डायमेंशन नंबर जनरली एसोसिएटेड विथ नेचुरल कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर, तो ग्रेसफ नंबर बोलते हैं, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिए, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है आपका। ओके, अगला पढ़ते हैं द टेम्परेचर इनसाइड अ फर्नेस यूजुअली मेजर्ड बाय। देखिए फर्नेस मतलब क्या, भट्टी बोला जाता है, ठीक ना भाई। तो भट्टी को हम लोग दूर से ही नापते हैं, ठीक है। इसको ये ऑप्टिकल पैरोमीटर बोलते हैं, ठीक है, समझ गए ना। ऑप्टिकल पैरोमीटर मतलब क्या, जैसे बॉयलर का टेम्परेचर आपको नापना होगा ना, तो आप बॉयलर के एकदम नज़दीक जाके थोड़ी ना नापिएगा, उसमें बहुत गर्मी रहता है, ठीक है। तो उसको हम लोग दूर से ही नापते हैं, ठीक है। तो दूर से नापने वाला जो डिवाइस होता है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल पैरामीटर, ठीक ना, समझ गए। थर्मल रेडिएशन को मेजर करने के लिए यही एक डिवाइस है, ओके, दूर से नापा जाता है इसे। अगला बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन इफ द थिकनेस ऑफ रिफ्रैक्टरी वॉल ऑफ फर्नेस इज इंक्रीज। देखिए क्या होता है, ये आपका सीधे सीधे आ जाइए न्यूक्लियर पावर प्लांट में, ठीक है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट अगर आपने पढ़ा होगा पावर सिस्टम में, तो उसमें आपने देखा होगा जो आपका जहाँ पे ये चेन रिएक्शन होता है ना, ठीक है। चेन रिएक्शन कहने मतलब कि जहाँ पे आप यूरेनियम को एक तरीके से क्या कर रहे हैं, रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। पेरेंट से आपका जो ये क्या बोलते हैं किड्स, देखिए जो चेन रिएक्शन होता है क्या होता है, एक चीज़ को हम लोग क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं ना, समझ रहे बात को। तो एक चीज़ जब टूटता है उसको हम लोग पेरेंट बोलते हैं, ठीक है। पेरेंट से जब हम लोग का टूट के उसका जो किड निकलता है उसी को हम लोग चेन रिएक्शन यहाँ पे, ठीक है ना भाई। तो ये क्योंकि काफ़ी फास्ट रिएक्शन होता है और काफ़ी ज़्यादा गर्मी पैदा करता है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक बहुत ही सॉलिड कंक्रीट के दीवार के अंदर बनाते हैं, ठीक ना भाई, कि कभी भी वैसा कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम हो तो ये कंक्रीट के दीवार को एक तरीके से फाड़ के बाहर ना निकले, मतलब वो प्रोटेक्शन देता है। फिर कहिए जैसे देखिए ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे एटम अनस्टेबल एटम होता है ना भाई, वो क्या होता है कि जैसे 5 kg आप यूरेनियम खरीद के लाइएगा ना आज, या फिर 1 kg, वो 10 दिन बाद वो 5 kg नहीं रहेगा वो, ठीक है, 5 kg से कम हो जाता है, समझ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर से कुछ ना कुछ तो आपका रिलीज हो गया, समझ रहे हैं। तो उसका जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस में जो बाहरी फोर्स होता है वो बहुत ही वीक होता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, अनस्टेबल एटम, ठीक है। और इसमें क्या होता है, अंदर में जो आपका न्यूट्रॉन है ना वो रिलीज होते रहता है, ठीक है, समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ सर। हाँ, तो ये अपने आप अब समझिए, जो भाई ये जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं वो क्या करते हैं, 3 तरीके के रेज निकालते हैं, जैसे अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीके से काफ़ी मतलब इसमें ताकत होता है, आपके जो मसल्स है ना, मसल्स के अंदर भी ये घुस जाएगा, पेनिट्रेट करने का इसके पास बहुत ताकत होता है, ठीक है। तो आसपास आप रहिएगा ना, तो अगर छोटा छोटा रेडिएशन निकलेगा तो लंबे समय तक क्या होता है, आपके मसल्स को डैमेज करते जाता है, ठीक है, आपके ऑर्गन को डैमेज कर देगा और एक दिन आप मर जाइएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही हैवी कंक्रीट वाल के अंदर बनाते हैं, ठीक है, ताकि इसका रेडिएशन बाहर ना निकले वहाँ से, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग रिफ्रैक्टरी वाल मतलब अंदर का जो वाल है उसको हम लोग मोटा कर दें तो उसके चलते क्या होगा, तो इसका सी फॉर कैट मारिए ना, टेम्परेचर ऑन द आउटर सरफेस, सीधी सी बात है, बाहर में जो आपका टेम्परेचर सरफेस होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, सीधी सी बात है। दीवार मोटा कर दिए तो बाहर में आपका गर्मी नहीं आएगा बाहर। ओके, ऐसे इसको सेफ्टी पर्पस पे बनाया जाता है। अगला बोलता है द मटेरियल ऑफ हीटिंग एलिमेंट फॉर अ फर्नेस शुड हैव, तो इसमें मारिए हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होना चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट तो गलत हो जाए, हमेशा हाइयर मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट भी गलत हो जाएगा, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो इसमें एक ही आंसर सही है, C4 का है, ठीक ना भाई। हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होना चाहिए, रो का वैल्यू हाई होना चाहिए। अगला बोल रहा है इन अ रेजिस्टेंस फर्नेस द एटमोसफेयर इज, तो इसमें हमारे ऑक्सीडाइजिंग होगा, और क्या ऑक्सीडाइजिंग अभी बताया ना भाई, रेजिस्टेंस फर्नेस, फर्नेस मतलब भट्टी, ठीक ना भाई, भट्टी के अंदर कैसा एटमोसफेयर, ऑक्सीडाइजेशन होगा। अगला बोलता है बाई विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड द टेम्परेचर इनसाइड अ रेजिस्टेंस फर्नेस कैन बी वेरिड, तो हमारी एनी ऑफ द हमारी ना, जो देखिए सबसे सिंपल सा क्या है, टेम्परेचर को वेरी करना। जैसे आयरन है ना, आयरन, तो आयरन क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं आपके पास एकदम सस्ता वाला आयरन, ठीक है, वो ऑटोमेटिक नहीं है, तो देखते हैं ना ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो क्या कीजिएगा, स्विच बंद कर दीजिए, राइट, और उसके बाद फिर जब ठंडा हो गया तो फिर एक तरीके से स्विच ऑन कीजिए, समझ रहे हैं क्या मैं बोल रहा हूँ सो, हाँ, ठीक ना भाई। तो स्विच ऑन, क्या बोल रहे हैं भाई, क्या बोल रहे हैं भाई, By which of the following method the temperature inside a resistance furnace can be varied? वेरिड मतलब वही है, टेम्परेचर अगर मेरे को वेरी करना है, फर्नेस मतलब क्या, भट्टी, तो इसका एग्जांपल समझिए ना, जैसे आप आपके पास आयरन है भाई, लेकिन वो ऑटोमेटिक आयरन नहीं है, ठीक है। अब सीधी सी बात है, वो जब तक ऑन रहेगा इसका मतलब क्या, वो गर्म होते रहेगा, ठीक है।
तो अब उतना गर्म नहीं ना करना है कि कपड़ा जला दे ये, ठीक है। तो क्या कीजिए, ज़्यादा गर्म हो जाता है स्विच बंद कर देते हैं ना, ठीक है। और जी उसके बाद कुछ देर कीजिए, उसका फिर से स्विच ऑन कीजिए। कोयला वाला देखे हैं ना जो आयरन करता है, कोयला वाला उसको जी क्या करता है, गर्म करता है फिर हटाता है, गर्म करता है, वही है, स्विच ऑन कीजिए, स्विच ऑफ कीजिए, स्विच ऑन कीजिए। वो तो उस तरीके से भी कर सकते हैं आप। ए फॉर एप्पल समझ गए ऑप्शन। बी फॉर बॉल है बाय वेरिंग द ऑपरेटिंग टेम्परेचर, सीधी सी बात है। हर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस का क्या होता है, आउटपुट पावर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक ना भाई, कितना पावर मिल रहा है इसको, ठीक है। तो वोल्टेज को घटा दीजिएगा तो पावर घट जाए कि नहीं घट जाए, क्योंकि पावर क्या है, बढ़ प्रोडक्ट ऑफ जाएगा। वोल्टेज इनटू करंट, ठीक है। अगला बोल रहा है करंट को आप एक तरीके से चेंज कर लिए, तो सीधी सी बात है करंट चेंज, तो आई स्क्वायर आर लॉस है, कहीं पावर चेंज हो जाएगा तो वो भी है, तो किसी के थ्रू भी आप कर सकते हैं। तो डी फोर डॉग हो जाएगा। जी सर समझ अगला में है आया। इंडक्शन हीटिंग इज़ नॉर्मली हाई। तो हमारी हाई फ्रिक्वेंसी हमारी है ना, हाई फ्रिक्वेंसी पे आप यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। जितना ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगा उतना ज़्यादा इंडक्शन हीटिंग होगा उसमें। जी और इंडक्शन हीटिंग मतलब क्या, आपका हिस्टेरिसिस और एडी करंट लॉस के बारे में बोल रहा है। अगला बोलता है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग हाई फ्रिक्वेंसी पावर सप्लाई फॉर इंडक्शन फर्नेस कैन बी ऑब्टेन। तो इसमें हमारी ना हाई फ्रिक्वेंसी बोला ना भाई, इसमें देखिए कोरलेस ट्रांसफार्मर का, इसमें माने मोटर जनरेटर सेट देता है, एमजी सेट देता है भाई इसमें, सर मल्टी फेज क्या देता है इसका 23 बेस्ट का, 23 का सर सी फॉर कैट। ठीक है। एमजी सेट देगा, देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बोल रहा है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है, एसी सप्लाई सिस्टम पे, एन एस इक्वल टू 120/P, ठीक है। नंबर ऑफ पोल्स, आपके जो शाफ्ट का स्पीड है उसके ऊपर, ठीक है। तो एमजी सेट यूज़ करने का मतलब क्या है कि आप मोटर क्या कर रहे हैं, एज अ प्राइम मूवर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना भाई। और जनरेटर क्या होगा आपका, वो सीधी सीधा अल्टरनेटर है। तो मोटर के स्पीड को अगर आप चेंज कीजिएगा, सीधी सी बात है आपके जनरेटर का स्पीड चेंज होगा। जनरेटर का स्पीड चेंज होगा, इसका मतलब कि आपके पास वेरिएबल यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का ऑप्शन होगा, ठीक है ना भाई। फ्रीक्वेंसी सिर्फ दो चीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। अल्टरनेटिव जब पढ़िएगा तो स्पीड के ऊपर और आपके पोल के ऊपर, ठीक है। तो पोल तो आपका फिक्स हो जाएगा, जनरेटर आपने बना लिया एक बार तो थोड़ी ना पोल चेंज कर सकते हैं, राइट। तो ये अगला बोलता है इंडक्शन फर्नेस आर एम्प्लॉयड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। इंडक्शन फर्नेस किसके लिए यूज़ करते हैं, तो हमारे नए हीटिंग के लिए यूज़ करेंगे भाई, ठीक है। तो हीट ट्रीटमेंट ऑफ कास्टिंग, कास्टिंग मतलब होता है किसी भी चीज़ को पिघला करके ढालना, ठीक ना। ढालना मतलब लोहे का वही है, जैसे मान लेते हैं, कभी देखा है आपने यूट्यूब ये सब पे वीडियो देखे हैं कोई चीज़ बनाने वाला, हाँ सर बनाने और डॉट हाँ देखा हूँ हाँ सर, हाँ लोहे को भी बनाते हैं कुछ हाँ कई चीज़ों को देखा हूँ। हाँ। तो देखिए हीटिंग इंसुलेटर तो होगा नहीं, क्योंकि हीटिंग इंसुलेटर मतलब हम लोग सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट हीटिंग यूज़ करते हैं, ठीक ना भाई। जी समझ गए, वहाँ पे इंडक्शन नहीं यूज़ किया, इंडक्शन वहीं पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे दोनों क्या हो, कंडक्टिंग मटेरियल हो, प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग कंडक्टिंग होना चाहिए, ठीक है। मेल्टिंग एल्यूमिनियम तो इसके लिए यूज़ नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है ना। इसको यूज़ करते हैं हीट ट्रीटमेंट ऑफ कास्टिंग, मतलब कोई भी चीज़ को ढालने है सब के लिए। अगला बोलता है इन एन इलेक्ट्रिक रूम हीट कॉन्वेक्टर द मेथड ऑफ हीटिंग इज। देखिए रूम हीटर में हम लोग रेजिस्टेंस हीटिंग यूज़ करते हैं, ठीक ना। इसका बी फॉर बॉल मारिए, वो सर्दी के समय में देखते हैं ना हीटर जो लगाते हैं हम जी लोग घर सर में, हाँ। तो बिल्कुल। अगला बोलता है इन अ डोमेस्टिक केक बेकिंग ओवन द टेम्परेचर इज़ कंट्रोल बाय। तो जो हम लोग घर में केक पकाने के लिए यूज़ करते हैं तो क्या होता है आपका, इसमें हमारी सीरीज़ पैरेलल ऑपरेशन देता है। सीरीज़ पैरेलल ऑपरेशन के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे, सीधी सी बात है भाई, सीरीज़ में आपका करंट सेम होगा, वोल्टेज दिया डिवाइड है हो तो सर। उस बेसिस पे उसका अलग अलग होगा, ठीक है। पैरेलल में आपका अलग, तो सीरीज़ पैरेलल ऑपरेशन पे हम लोग इसको करते हैं कंट्रोल। अगला बोलता है इलेक्ट्रिक प्रेस माइका किस लिए यूज़ करते हैं। देखिए माइका दो चीज़ का काम करता है, ठीक है। सबसे पहले देखिए जो आयरन है आपका, आयरन का जो नीचे वाला प्लेट है जो गर्म होता है, उसको सबसे पहले क्या करता है, देखिए ऐसा इमेजिन कीजिए भाई, नीचे वाला जो प्लेट है ना, ठीक है। जी आप अपने मोबाइल को हाथ में लीजिए, ठीक है। इमेजिन कीजिए आपका आयरन का प्लेट है नीचे वाला जो गर्म होता है, ठीक है। अब सीधी सी बात है, इसी प्लेट के ऊपर ना पूरा पूरा आपका वो तार उड़ गया हुआ अंदर में, समझ रहे हैं बात को, राइट। तो इसका जो गर्मी है ये कभी भी क्या होना चाहिए, ऊपर नहीं आना चाहिए, ठीक है। जहाँ पे तार ये सब है, सर्किट ये सब बना हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या, यहाँ पे हम लोग माइका लगाते हैं, तो माइका सबसे पहले क्या है कि ये एक तरीके से बैड कंडक्टर है किस चीज़ का, हीट का, ठीक ना भाई। ये प्लेट के गर्मी को अंदर तक नहीं आने देता है, क्लियर हुआ, ठीक है। उसके बाद ये माइका एक तरीके से जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है अंदर में उसको क्या प्लेट तक नहीं जाने देना चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये एक तरीके से बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है ना भाई, समझ गए बात को। यानी जी ये थर्मल प्रोटेक्शन भी दे रहा है यहाँ पे और इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन भी दे रहा है एक तरीके से, ओके। तो इसको लगाइए एज अ इंसुलेटर यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इंसुलेटर मतलब क्या, दोनों की तरह इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर भी प्रोवाइड कर रहा है और आपका ये थर्मल इंसुलेटर भी प्रोवाइड कर रहा है, ओके। और आपने पढ़ा था इससे पहले वाले चैप्टर में, वहाँ पे पढ़ा था ना माइका का जो आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस होता है कितना होता है, 30 kV से साथ से 105 या 144 kV तक ऐसे कुछ था, ठीक है। जी अगला है आपका इंडक्शन हीटिंग टेक प्लेस। तो इंडक्शन हीटिंग कहाँ पे होगा, इसका डी फॉर डॉग मारिए, कंडक्टिंग मटेरियल विच है और मे नॉट बी मैग्नेटिक, मारिए डी फॉर डॉग। देखिए
इंडक्शन हीटिंग होता क्या है भाई, जैसे मान लेते हैं आपके पास एक सोलेनॉइड, ठीक है, सोलेनॉइड इमेजिन कर लिए, राइट। जी उसमें आपने सप्लाई दे दिया एसी, ठीक है, वहाँ पे फ्लक्स सेटअप हुआ कौन सा, d∅/dt, ठीक है। जी अब उसके बगल में मान लेते हैं कोई भी चीज़ आपको एक तरीके से गर्म करना है, मान लेते हैं आपके पास एक वो है लोहे का टुकड़ा है, ठीक है, उसको आप उस सोलेनॉइड के पास रख दीजिए ला करके, ठीक है। सीधी सी बात है, उसमें आपका क्या होगा, d∅/dt नेचर के चलते आपका EMF इंड्यूस्ड हो जाएगा, होगा, करंट फ्लो होगा, और उसके चलते ईडी करंट बनेगा उसमें, समझ रहे बात को, और वो ईडी करंट क्या होगा उसमें, हीट पैदा करता है, ठीक ना भाई, या फिर कहिए जो आपने आयरन यूज़ कर हिस्टेरिसिस लॉस के कारण वो गर्म हो जाएगा, समझ गया। लेकिन अब समझिए उस सोलेनॉइड के पास सेकंड केस में बता रहा हूँ, अगर मैं लकड़ी ला करके रख दूंगा, लकड़ी वो गर्म होगा कभी भी, बोलिए, उसमें d∅/dt के चलते उसमें EMF इंड्यूस्ड होगा लकड़ी के अंदर, हाँ, नहीं नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले वो कंडक्टिंग होना चाहिए, कंडक्टिंग मतलब आयरन लगाना, मतलब वही है, मेटल होना चाहिए, ठीक ना भाई, लोहे का टुकड़ा या फिर स्टील का टुकड़ा या फिर कहिए कोई भी मेटल होना चाहिए सबसे पहले, ठीक है, समझ गए, सोना चांदी से जो भी है, और वो फिर चाहे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हो या ना हो, बस सबसे खासियत क्या है कि कंडक्टिंग होना चाहिए उसमें, ठीक है, समझ गए ना, तो है D4 डॉग है। अगला बोल रहा है फॉर हीटिंग एलिमेंट हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल इज चूजन, तुम्हारी इसमें देखिए ए फॉर एप्पल मारिए ना, लेंथ को रिड्यूस करने के लिए सिंपल वे में है भाई, एक क्वेश्चन पढ़ा होगा आपने, मान लेते हैं आप एक हीटर बना रहे हैं, उसमें आप हीटिंग एलिमेंट के लिए कॉपर का वायर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, समझ गए, और मैं एक हीटर बना रहा हूँ, उसमें हीटिंग एलिमेंट की जगह नाइक्रोम का वायर यूज़ कर रहा हूँ। अब सीधी सी बात है, अगर मेरा 400 ओम का एक तरीके से नाइक्रोम के वायर के चलते रेजिस्टेंस आ रहा है, और लेंथ मान लेते हैं मैंने सिर्फ और सिर्फ कितना यूज़ किया, 10 मीटर का यूज़ किया, तो कॉपर के केस में आपको क्या करना पड़ेगा, 400 ओम का अगर रेजिस्टेंस है तो सोचिए आपको कितना लंबा तार उसमें लपेटना पड़ेगा, समझ रहे हैं बात को, हाँ। और ज्यादा लंबा हाँ बना। तो वही है, हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल चूज़ करने का मतलब यही है कि जो हमारा हीटर का जो एलिमेंट साइज होगा ना वो छोटा हो जाएगा, ठीक है, ए फॉर एप्पल मार दीजिए इसमें, ओके, समझ गए इस चीज़ को ना। जी सर हाँ समझ गया, जितना हाँ मतलब रेजिस्टेंस हमको ज्यादा चाहिए हिट करने हाँ, के लिए। तो लेंथ अपने आप कम हो जाएगा, ठीक है। अगला बोलता जी है इन रेजिस्टेंस हीटिंग हाईएस्ट वर्किंग टेम्परेचर इज ऑब्टेन फ्रॉम हीटिंग एलिमेंट, तो हमारे सिलिकॉन कार्बाइड मारिए ना, सबसे ज़्यादा इसी का टेम्परेचर होता है, जैसे बताया क्रोम नाइक्रोम का कितना 1150 तक जाता है, ठीक है, निकल कॉपर और आयरन अगर मिक्सचर होगा इसमें तो आपका 850, 800। सिल्वर का तो जी और कम होगा, तो सिलिकॉन कार्बाइड 1650 तक जाता है भाई, ठीक है, 1650 डिग्री सेल्सियस तक लेके जा सकते हैं। अगला बोलता है फॉर इंटरमिटेंट वर्क विच ऑफ द फॉलोइंग फर्नेस इज सूटेबल, इंटरमिटेंट मतलब होता है रुक रुक करके काम करने वाला कोई वैसा फर्नेस, तो हमारी है ना इनडायरेक्ट फर्नेस, हीटिंग बताया था मैंने आपको, दो तरीके का होता है, फिर कहीं वेल्डिंग भी दो तरीके का होता है, ऐसे मतलब हीटिंग ही दो तरीके का होगा भाई, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। तो डायरेक्ट में क्या होता है कि आप जैसे ऐसे समझिए, जो होता है ना बीरबल का खिचड़ी वाला, आप कहानी सुना है ना, ठीक है, तो उसको आप जी क्या बोलिएगा, उसको इनडायरेक्ट हीटिंग बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि जो आपका हीट पहुंच रहा है वो रेडिएशन के थ्रू पहुंच रहा है, ठीक है भाई, डायरेक्ट आप उसको गर्म नहीं कर रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। तो इनडायरेक्ट हीटिंग में आपका क्या होता है इंटरमिटेंट, मतलब आपका फर्नेस क्या होगा, रुक रुक कर चलेगा, ठीक है, फिर कहीं गर्मी जो पहुंच रहा है जिसको गर्म करना चाहता है वहां तक गर्मी क्या है, रुक रुक के पहुंचेगा आपका, ठीक है, रेगुलर नहीं पहुंच रहा है, ठीक है ना, तो इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस में होता है ऐसा। अगला बोल रहा है ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इट इज डिजायरेबल टू हैव शॉर्ट आर्क लेंथ, आर्क लेंथ आपको पता है चिंगारी, ठीक ना भाई, किसमें चाहिए, तो इसमें हमारी नॉल ऑफ द हमारी, ठीक है, टू अचीव बेटर हीटिंग, सीधी सी बात है, आर्क मतलब समझ रहे हैं ना भाई, दो इलेक्ट्रोड के बीच में आपका कांटेक्ट कम रखना है, ठीक है, कांटेक्ट कम रखना है तो आर्क भी छोटा बनेगा, आर्क छोटा बनेगा मतलब क्या है, वो ज़्यादा एक तरीके से ना ताकतवर होगा एज कम्पेयर टू एक इलेक्ट्रोड है जो दोनों के बीच में दूरी ज़्यादा रख रहे हैं, ठीक है, और उसके बीच में चिंगारी लगे वो कमज़ोर वाला होगा ना, ठीक है, तो वही है, हीटिंग इसका ज़्यादा होगा। इसमें आपका जो बोल रहा है टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ रूफ रिफ्रैक्ट्री, अब ये पता नहीं क्या होता भाई, इसको छोड़ देते हैं। टू हैव बेटर स्टायरिंग एक्शन, स्टायरिंग एक्शन मतलब क्या, स्ट्राइकिंग होना चाहिए यहाँ पे, ठीक ना भाई। देखिए आर्क जब पढ़िएगा ना भाई, आर्क वेल्डिंग में एक आता है कॉन्सेप्ट ब्लो आर्क का, ठीक है, ब्लो आर्क क्या होता है, जैसे ऐसे समझिए कि वो गाड़ी धोने वाला देखे ना, प्रेशर वाला जो होता है, पानी निकलता है जहाँ से, ठीक है, और एक आप शॉवर का क्या बोलते हैं इसको, झरना का इमेजिन कीजिए, ठीक है, तो झरना से जो पानी निकलता है वो क्या हो रहा है, एक तरीके से पूरा फैल करके निकलता है, ठीक है, समझ गए। लेकिन जो गाड़ी धोने वाला जो पानी निकल रहा है वो तो एक ही पॉइंट से निकल रहा है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है, समझ रहे बात को, हाँ? तो आर्क ब्लो में यही होता है भाई, आर्क ब्लो में क्या होता है, वो जो
मतलब ये आर्क जो होगा ना वो पूरा पूरा एक साथ नहीं बहता है, ठीक है। एक साथ बहने मतलब क्या, गाड़ी धोने वाला जो प्रेशर वाला पंप होता है वैसे नहीं बहता है, ठीक है। ये शावर की तरह पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है आर्क, समझ गया। इसके कारण क्या होता है, इसका ताकत जो होता है पेनेट्रेट करने का, पेनेट्रेट मतलब क्या, मेटल को एक तरीके से गर्म करने का, वो कम जाता है, ठीक है। समझ गए। तो वही है कि शॉर्ट आर्क लेंथ में क्या होगा, आपका जो ताकत होगा इसको मेल्ट करने का किसी भी चीज़ को, वो बढ़ जाता है, ठीक है। अगला है रिड्यूस प्रॉब्लम ऑफ ऑक्सीडाइजेशन, ऑक्सीडेशन का भी प्रॉब्लम यहाँ पे घट जाएगा। ऑक्सीडेशन क्या है, वेल्डिंग जो होता है ना भाई, बहुत ही प्रॉपर होता है यहाँ पे, ठीक है। आप एनिमेशन वीडियो देखिएगा यूट्यूब में आर्क ब्लो का, ठीक है, वहाँ पे आपको समझ में आएगा आर्क लेंथ कितना ज़्यादा वहाँ पे मैटर करता है वेल्डिंग को लेकर के। ओके, अगला पढ़ते हैं, इन द इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग मेथड मैक्सिमम हीट ट्रांसफर टेक प्लेस बाय। इनडायरेक्ट में सबसे ज़्यादा जो हीट ट्रांसफ़र होता है भाई वो रेडिएशन के थ्रू होता है, ठीक है। इनडायरेक्ट मतलब सीधे सीधे आप गर्मी जो दे रहे हैं वो रेडिएशन के थ्रू ही जाएगा, कांटेक्ट नहीं होता वहाँ पे, ठीक है। ए फॉर एप्पल मारिए इसमें। अगला बोल रहा है प्रॉपर्टी ऑफ लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज डिजायरेबल ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। बोल रहा है, अभी बताया मैंने आपको कि नाइक्रोम यूज़ कर रहे हैं या फिर कहीं टंगस्टन यूज़ कर रहे हैं, वो सब मटेरियल की क्या खासियत है, वो लो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, मतलब हाई टेम्परेचर, मतलब हाई टेम्परेचर पे इसको गर्म करने के बाद इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, तेज़ी से चेंज नहीं होता है, ठीक ना भाई। तो इसका क्या बेनिफिट है, तो हमारे ये सबसे पहले इनिशियल रश ऑफ करंट, इसका हमारे दोनों हो जाएगा भाई, ठीक है, ए और बी हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आप बी फॉर बॉल तो समझ रहे होंगे, किलोवाट रेटिंग चेंज हो जाएगा, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा तो, ठीक है। टेम्परेचर ये समझ रहे हैं ना। बी कैसे चेंज करेगा? देखिए अगर आपका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ चेंज होगा, वेरी करेगा भाई, तो पावर रेटिंग चेंज होगा कि नहीं चेंज हो होगा। जाएगा, पावर इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड आर होता है, ठीक है। जी और सीधी सी बात है, रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे किलोवाट को एक तरीके से लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये एक्टिव पावर को डिफाइन करता है, ओके। जी अब समझिए इनिशियल रश करंट क्या समझ होता गया। है, जैसे मान लेते हैं भाई कि अभी आपका एक बल्ब है, रात भर से बंद था, ठीक है, रात भर से बंद है, और इसका हम लोग कौन सा केस लेके चल रहे हैं कि ये टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, चेंज होने लगता है, ठीक है, समझ गए। तो बताइए जी अभी ठंडा पड़ा हुआ है, ठंडा पड़ा हुआ इसका मतलब क्या, सबसे कम रेजिस्टेंस अभी होगा इसमें, राइट। जी अब जैसे स्विच ऑन कीजिएगा, आई इक्वल टू होता है वी बाई आर, वोल्टेज दे रहे हैं 200, रेजिस्टेंस अभी आपका मिनिमम है एक तरीके से, क्योंकि ये रात भर से ठंडा पड़ा हुआ है, ठीक है। करंट भागेगा कि नहीं भागेगा पूरा, बोलिए। भागेगा सर। वही अगर मान लेते हैं 2 घंटा चला दिया आपने या फिर 10 मिनट चला दिया, गर्म हो जाएगा, गर्म होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा मतलब क्या, करंट आपका घट जाएगा, ठीक है। तो वही बोल रहा है इनिशियल रश करंट को अवॉइड करने के लिए लो टेम्परेचर कोफिशिएंट होना चाहिए और पावर रेटिंग चेंज ना हो उसके चलते लो टेम्परेचर कोफिशिएंट होना, ठीक है, समझ गए। बोथ है इनकी। हाँ, अगला बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू कंट्रोल टेम्परेचर इन रेजिस्टेंस फर्नेस। तो हमारे एनी ऑफ द हमारी भाई रेजिस्टेंस फर्नेस कोई भी यूज़ कर लेंगे हम, ठीक है। अगला पढ़ते हैं, इट इज़ डिजायरेबल टू ऑपरेट द आर्क फर्नेस एट पावर फैक्टर। आर्क मतलब क्या, आपका एक तरीके से चिंगारी, ये हमेशा लैगिंग पावर फैक्टर होता है, ठीक ना भाई। इसका देता है एफ बी फॉर बॉल मारी लैगिंग देगा कन्फर्म 36 का, 36 का होगा, दिया है, लीड है 36 अभी का भी फुटबॉल, सही, वो ठीक है लैगिंग ही होगा आपका, ठीक ना भाई। जी सर। ओके, अगला पढ़ते हैं रेडिएशन। देखिए ये आपका फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक ना। तो ये प्लस बॉडी है तो स्टीफन करके कोई था, साइंटिस्ट था, ठीक ना भाई, स्टीफन करके, इसने बताया था भाई, ठीक ना, कि जो भी रेडिएशन होता है ये डायरेक्टली टी का पावर 4 मारिए ना, टी का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। अगला जी जी पढ़ते हैं, इन आर्क फर्नेस द फंक्शन ऑफ ए चोक। देखिए चोक का क्या काम होता है, तो चोक हमेशा क्या करता है भाई, आर्क को स्टेबलाइज करने की कोशिश स्टेबलाइज है करता है, ठीक ना। इसको हमारी ए फॉर एप्पल, जी ठीक है। आर्क बताया स्टेबलाइज नहीं होता है, वो पूरा फैलता जाता है, ठीक ना, जिसको हम लोग आर्क ब्लो बोलते हैं एक तरीके से, हमेशा आर्क ब्लो डीसी में आएगा आपका। अब देखिए ये स्पेशल टाइप ऑफ फर्नेस है, ठीक ना भाई, स्पेशल टाइप ऑफ फर्नेस है जिसका नाम है अजय यार्ड फर्नेस। इसको कब स्टार्ट करते हैं, जब ये पूरा पूरा भर जाएगा, कब, कोर लेवल से एभव, ठीक है, तभी इसको स्टार्ट किया जाता है, ठीक ना। ये पढ़ना पड़ेगा आपको, सेमेस्टर ए में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक ना, इसके बारे में। ओके, अगला पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक प्रेस माइका इज़ यूज्ड, तुम्हारी इसको गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये तो हम लोग इससे पहले हम लोग गलत डिस्कशन कर लिया नहीं, ये थर्मल मतलब हीट का अच्छा कंडक्टर होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर ख़राब होता है। चलिए कोई नहीं, मतलब ये डायलेक्ट्रिक है, ठीक ना भाई। डायलेक्ट्रिक मतलब क्या, बैड कंडक्टर ऑफ हीट और सॉरी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और गुड कंडक्टर ऑफ हीट है ये, ठीक है। अगला पढ़ते हैं, रेजिस्टेंस वेरिएशन मेथड ऑफ टेम्परेचर कंट्रोल इज डन बाय। तो हमारी यानी उधर हमारी ना भाई, बार बार वही बोल रहा है, ठीक है। स्मॉल उधर हमारी कोई भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। हिस्टेरिसिस लॉस एडी करंट, तो हमारी इंडक्शन हीटिंग में यूज़ किया जाता है स्टील के लिए, ठीक है। स्टील क्यों यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे बताइए, इसमें सी फॉर कैट क्यों नहीं चूज़ किया हम लोगों ने, ब्रास क्यों नहीं चूज़ कर लिया, बोलिए। हाँ भाई, ब्रास क्या होता है, ब्रास को ये क्या बोलते हैं हिंदी में, ब्राउन पीतल, पीतल समझिए।
स्टील का जो आप BH कर्व पढ़िएगा ना, तो BH कर्व देखिए, BH कर्व 3-4 तरीके का बनता है। एक तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन मतलब क्या, आपका जिसका परमेबिलिटी बहुत ही एक तरीके से हाई है, इन्फिनाइट, ठीक है, जिसको हम लोग आइडियल कोर बोल सकते हैं, ठीक है। उसमें आपका हिस्टैरिसीस लॉस 0। एक बनता है आपका एक तरीके से नैरो कर्व, ठीक है, तो नैरो कर्व मतलब क्या, उसमें हिस्टैरिसीस लॉस कम हो रहा है। एक होता है वाइडर कर्व, ठीक है, उसमें आपका हिस्टैरिसीस लॉस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक ना भाई, समझ गए। तो स्टील क्योंकि इसमें आपका जो हिस्टैरिसीस लूप बनता है भाई, ये थोड़ा सा अच्छा बहुत खासा ज्यादा बनता बनता है, है। ठीक, मतलब जी। हाँ अच्छा खासा बनता है, सीधा तो गर्मी आपका ज़्यादा होगा, ठीक है। ब्रास मतलब क्या है, गुड कंडक्टर, उसमें आपका एक तरीके से ये आपका नैरो नहीं बनेगा, ठीक है। स्टील में सर हाँ ज्यादा हिस्टैरिसीस हाँ लॉस हाँ। होगा। हाँ। अगला पढ़ते हैं, इन हीटिंग द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बाय इंडक्शन हीटिंग, हीट इज प्रोड्यूस ड्यू टू, तो इसमें हमारी एडी करंट और हिस्टैरिसीस कारण होता है, ठीक है, C4 कैट हमारी। अगला है रेडियंट हीटिंग इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। रेडियंट देखिए, रेडियंट का मतलब होता है रेडिएशन, ठीक ना भाई, और रेडिएशन मतलब क्या, इनडायरेक्ट हीटिंग, ठीक है। तो हमारी पेंट को सुखाने के लिए किया जाता है, ठीक ना भाई, डी फॉर डॉग मारी बताया था ना, पेंट ऐसा को सुखाने के लिए ड्राइंग हम लोग पेंटिंग गर्मी का वाले। यूज़ करते हैं ताकि जल्दी से वो सूख जाए, ठीक है, तो रेडियंट हम लोग यूज़ करेंगे। अगला पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस नेसेसरली रिक्वायर फॉर ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल इन फर्नेस। तो हमारी थर्मोस्टेट मारी ना, थर्मोस्टेट या फिर थर्मोकपल दोनों यूज़ कर सकते हैं। ऐसे क्या देता है भाई, इसमें थर्मोस्टेट देना चाहिए, ठीक है। JB गुप्ता के हिसाब से आपका थर्मोस्टेट देगा, ऐसे इसका आंसर देता है थर्मोकपल, ठीक ना। 45 का बी फॉर बॉल दिया है, हाँ, तो ऐसे थर्मोकपल। थर्मोस्टेट आप मार दिए, थर्मोस्टेट होना चाहिए, ठीक ना भाई, ये आपका वही है। दो डिफरेंट मटेरियल का मेटल का, और दोनों के एंड को ज्वाइन करके हम लोग बनाते हैं, ठीक ना। ओके, अगला बोल रहा है फॉर रेडियंट हीटिंग 2250 डिग्री सेल्सियस हीटिंग एलिमेंट, तो 2250 के लिए क्या यूज़ कीजिएगा, टंगस्टन अलॉय यूज़ कीजिए। टंगस्टन। हाँ। अगला बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग है एडवांटेज ऑफ ED करंट हीटिंग। ED करंट हीटिंग का क्या एडवांटेज है, तो स्मॉल ऑफ द हमारी बोल रहा है द अमाउंट ऑफ हीट जनरेट कैन बी कंट्रोल एक्यूरेटली, ठीक है, ये तो कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी अपने हाथ में रहेगा, तो ऑटोमेटिक आप चेंज कर सकते हैं। फिर नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज किया, ऑटोमेटिक आपका आउटपुट साइड का मतलब जो भी आ रहा है ना वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखिए, ED करंट और हिस्टैरिसीस लॉस के कारण आपका ये गर्म हो रहा है, ठीक है, तो ED करंट का फॉर्मूला क्या होता है, पावर लॉस का फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, और वहाँ पे वोल्टेज भी होता है, ठीक ना भाई, समझ गया। तो वही है, फार्मूला याद रहेगा ना, तो आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं, तो ऑल हो जाएगा इसमें। अगला बोलता है इलेक्ट्रोड ऑफ द डायरेक्ट आर्क फर्नेस इज मेड अप ऑफ, तो डायरेक्ट आर्क फर्नेस का इलेक्ट्रोड किस चीज़ का बना होता है बताइए, तो टंगस्टन मारी ना, इसमें सबसे हाई मेल्टिंग पॉइंट इसी का ना होगा, टंगस्टन का ही होना चाहिए। देता है 48 का, 48 का बी देता है भाई, लेकिन ग्रेफाइट देता है, सही है, ग्रेफाइट भी सही है, ग्रेफाइट भी आपका एक तरीके ही है, जो आपका कार्बन, हाँ सही है, सही सही है भाई, ग्रेफाइट एक तरीके से कंडक्टर, गुड कंडक्टर होता है, ठीक है, समझ गए। तो इलेक्ट्रोड मतलब क्या, यहाँ से करंट पास करेगा ना, समझ रहे बात को, और इसका मेल्टिंग पॉइंट एक तरीके से काफ़ी हाई होता है। ओके, टंगस्टन लगा दीजिएगा तो यहाँ पे एक तरीके ये आगे ये करंट को पास नहीं होने देगा, ठीक है, समझ गए, इस कॉन्टेक्ट से उस कॉन्टेक्ट में जाने नहीं देगा ये। अगला बोल रहा है डायरेक्ट आर्क फर्नेस है विच ऑफ द फॉलोइंग पावर फैक्टर, तो डायरेक्ट आर्क फर्नेस का क्या हो जाएगा भाई, इसमें लो लैगिंग देता है, लो ही लैगिंग ही होना चाहिए हमेशा 49, 49 का सर बी फॉर बॉल दिया है, लो लैगिंग। ठीक है, लो लैगिंग ही होगा आपका ही। अगला बोल रहा है इन डायरेक्ट आर्क फर्नेस विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाई वैल्यू, तो उसमें करंट मारिए ना, करंट हमेशा हाई होता है, ठीक ना भाई। आर्क मतलब चिंगारी, चिंगारी के लिए हम लोग को वहाँ पे करंट ज़्यादा चाहिए, आई स्क्वायर आर लो ज़्यादा होगा, ठीक ना भाई, करंट मारिए इसमें ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आपका हीटिंग खत्म हो गया, वेल्डिंग को हम लोग नेक्स्ट सेशन में करते हैं, ठीक ना भाई। ओके, तो देखता हूँ शाम में, अभी तो एक लेक्चर बनाना है मेरे को, तो अभी पढ़ाई वढ़ाई करूँगा मैं, ठीक है, तो शाम में देखता हूँ भाई, होगा टाइम तो कॉल कर लूँगा मैं आपको। ओके, ठीक है सर। हाँ चलिए, ठीक भाई, ठीक।